सो हेलो एवरीवन एंड गुड इवनिंग सभी को। उम्मीद करता हूँ मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही होगी सभी तक। एक बार कंफर्म कर देंगे। आज का जो हम लोग का टॉपिक रहने वाला है दैट वुड बी न्यूट्रिशन। और आज के हम लोग टॉपिक में क्या चीज़ें करने वाले हैं वो मैं आपको पहले बता देता हूँ। तो न्यूट्रिशन इन प्लांट्स और एनिमल दोनों करने वाले हैं। तो पहले देखेंगे न्यूट्रिशन इन एनिमल्स एंड उसके बाद आएंगे न्यूट्रिशन इन प्लांट्स पे। न्यूट्रिशन इन एनिमल्स एंड न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, ये दो हम लोग के टॉपिक रहेंगे जिसमें कि आज हम पढ़ेंगे वाइटामिन्स, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स एंड फोटोसिंथेसिस के बारे में आज के लेक्चर में हम लोग करने वाले हैं। हाँ जी, गुड इवनिंग सभी को। अंकिता, रश्मिता, शिवांगी, जगदीश, निशाद, दिनेश, अंकिता, चलो सभी को गुड इवनिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब जब मैं न्यूट्रिशन की बात करता हूँ तो देखो डिफरेंट मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन हो सकते हैं। वो तो जैसे कि अगर मैं बात करूँ, चलो पहले डिफरेंट मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन की बात कर लेते हैं। न्यूट्रिशन का मतलब होता है पोषण, ठीक है। हम पोषण नहीं बोलते हैं, पोषण बोलते हैं, ठीक है। तो जो पोषण है ये दो तरह का। पोषण कैसे मिल सकता है हमको? तो पोषण जो है हमें ऐसे मिलेगा, और पोषण जरूरी ताकि आपका शोषण ना हो, है ना। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है लाइफ में, क्योंकि आपने देखा होगा जैसे कि स्कूल कॉलेजेस में रैगिंग वगैरह किसकी होती है, समझ रहे हैं ना आप। तो जो मतलब जिनको लगता है कि हाँ ठीक है इसको कुछ कर देंगे, तो ये कुछ कर भी नहीं पाएगा, ठीक है। तो उसके साथ ज़्यादा इस तरह की हरकतें, कुछ गलत तरह के असामाजिक तत्व करने की कोशिश करते हैं। खैर उसको थोड़ा साइड में करिए। तो न्यूट्रिशन यानी कि पोषण है वो दो तरह, मतलब हमें किससे मिलता है? ये हमें मिलता है न्यूट्रिएंट से, है ना। ये हमें मिलता है न्यूट्रिएंट से। तो उन्हीं न्यूट्रिएंट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। बट डिफरेंट मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन क्या होते हैं वो लास्ट में समराइज़ कर लेंगे। ऑटोट्रॉफिक, हेटरोट्रॉफिक, और अब वो उसमें डिफरेंट ब्रांचेस निकल के आती हैं। अभी इस पर थोड़ा सा फोकस कम करके डिफरेंट मोड्स ऑफ ये जो हमारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं उस पर फोकस करते हैं। लास्ट में मैं समराइज़ कर दूंगा कौन से क्या मोड ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं। वैसे तो आपको पता है, बट फिर भी हम लोग ये इसको कर लेंगे, ऑलराइट। तो सबसे पहली बात तो ये है कि जैसे मैंने बताया भाई, न्यूट्रिशन जो है पोषण मिलता है किससे? न्यूट्रिएंट से, ठीक है। न्यूट्रिएंट से मिलता है। अब ये जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ये जो भी हम सारी चीज़ें खाते पीते हैं उससे हमें ये न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। आपने सुना होगा भाई, डॉक्टर्स बोलते हैं, फिर हर कोई बोलता है कि भाई एक बैलेंस डाइट होनी चाहिए। जब बोलते हैं बैलेंस डाइट होना चाहिए तो इसका मतलब ये होता है कि भाई सारे तरह के न्यूट्रिएंट्स मिलने चाहिए डाइट में, सो दैट हमारी बॉडी के जो मेटाबॉलिक फंक्शंस हैं वो प्रॉपर तरीके से हो सकें। मेटाबॉलिक फंक्शन से मेरा मतलब है रेस्पिरेटरी सिस्टम हमने पढ़ा था, हमने सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ा था, हमने एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ा था। तो जितने भी सारे सिस्टम्स हैं, नर्वस सिस्टम पढ़ा था, ये आपके तभी काम कर पाएंगे। इन्हीं को हम बोलते हैं मेटाबॉलिक एक्टिविटी। तो बैलेंस डाइट होनी चाहिए। अब बैलेंस डाइट में कुछ चीज़ें हमें चाहिए होती हैं बहुत मात्रा में, बोले तो ग्राम्स वगैरह में चाहिए होती है हमें, ठीक है। कुछ लोग किलोग्राम में भी कर लेते हैं उसको। और कुछ चीज़ें चाहिए होती हैं थोड़ी मात्रा में, चाहिए तो होती हैं लेकिन थोड़ी मात्रा में, ठीक। अब कई सारे ऐसे लोग होते हैं कि जो चीज़ हमें थोड़ी मात्रा में चाहिए होती है, अगर आप बिल्कुल ही नहीं लेंगे उसको तो भी दिक्कत है, ज़्यादा ले लेंगे तो भी दिक्कत है। मैं आपको बताऊंगा कैसे। तो इन न्यूट्रिएंट्स को हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक को बोल सकते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट और दूसरे को बोल सकते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। किस बेसिस पे ये मैंने क्लासिफिकेशन किया कि किस अमाउंट में हमें ये चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा अमाउंट में चाहिए तो मैक्रो न्यूट्रिएंट कहलाएगा, अगर थोड़े अमाउंट में चाहिए तो उसको माइक्रो न्यूट्रिएंट बोलेंगे। अब मैक्रो न्यूट्रिएंट की अगर बात करें तो कितनी मात्रा में, तो वही रफली आप कंसिडर करो कि जो हमें ग्राम्स में चाहिए होता है। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की अगर हम बात करें तो आप ऐसे समझ लो कि भाई मिलीग्राम्स में चाहिए होता है। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हम ह्यूमंस की बात कर रहे हैं, मेनली तीन हमें मैक्रो न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं। एक होता है आपका कार्ब, जिसको हम कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं, इन शॉर्ट हम बोल देते हैं उसको कार्ब, है ना। जो लोग खासकर जिम वगैरह जाते हैं उनको ज़्यादा आदत होती है कार्ब कार्ब करने की, है ना। तो कार्बोहाइड्रेट्स, दूसरा होता है हमारा फैट, एंड तीसरा होता है हमारा प्रोटीन। ये चाहिए होता है हमें ज़्यादा मात्रा में, और इनके फंक्शंस जो हैं काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। इनके जो फंक्शंस है, जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में हमारे क्या आते हैं? प्रमुखतः दो चीज़ें आती हैं, मेनली दो चीज़ें आती हैं। एक तो होते हैं हमारे वाइटमिन्स और दूसरे होते हैं हमारे मिनरल्स, वाइटमिन्स एंड मिनरल्स, ठीक। अब यहाँ पे अगर हम बात करें
कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन, इनकी ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है। वाइटामिन और मिनरल्स की इंपॉर्टेंस होती है लेकिन उतनी ज़्यादा नहीं होती जितने की ये होती। एक थोड़ी देर के लिए आप वाइटामिन्स, थोड़े टाइम के लिए आप वाइटामिन्स और मिनरल्स के बिना रह सकते हैं, लेकिन कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन के बिना जो है थोड़ा लाइफ डिफ़िकल्ट हो जाएगी, खासकर कार्बोहाइड्रेट के बिना। क्यों कार्बोहाइड्रेट के बिना डिफ़िकल्ट हो जाएगी, वो अब देखते हैं कि कार्बोहाइड्रेट का मेन फंक्शन क्या होता है। तो जो कार्बोहाइड्रेट होता है ये एक्चुअल में ग्लूकोज से मिलकर बना होता है, या फिर इसको हम बोलते, क्योंकि हमने पढ़ा था ना कि कार्बोहाइड्रेट, जो हमने डाइजेशन पढ़ा था कि जो कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी में ग्लूकोज के रूप में टूटता है, प्रोटीन अमीनो एसिड के रूप में टूटते हैं, यानी वो अमीनो एसिड से बने हुए हैं। अगर कोई चीज़ किसी में टूट रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो एक माला है, ठीक है, माला मोतियों की बनी हुई, तो वो मैंने उसको गिराया, वो टूट गई, मोती बिखर गए, तो भाई मोती बिखर गए के मतलब उसका मतलब तो यही हुआ ना कि मोतियों को मिला दूंगा तो माला बन जाएगी मोतियों की। तो उसी तरह से है, तो ग्लूकोज से मिलकर बना हुआ ये। और अगर हम बात करें, ये एक तरह का शुगर ही होता है आपका, ठीक है, यानी कार्बोहाइड्रेट आपके शुगर होते हैं। कार्बोहाइड्रेट आपके 3 मेनली एलिमेंट के बने होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ये हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करने का इनका मेन काम रहता है। कहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, जहाँ पे उठा लीजिए, जैसे फॉर एग्जांपल आप रोटी खाते हैं, उसमें आपको कार्बोहाइड्रेट देखने को मिलेगा, ठीक। आप मान लेते हैं कि फ्रूट जो खाते हैं, मतलब फ्रूट अगर मान लो कि खाते हैं तो उसमें भी कार्बोहाइड्रेट होगा, वाइटामिन्स भी होंगे इसमें, लेकिन कार्बोहाइड्रेट भी होगा इसमें। तो कोई भी चीज़ जो जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन है एंड वो हमें एनर्जी प्रोवाइड कर रही है, तो उसमें आपको कार्बोहाइड्रेट देखने को मिलेगा। अब जैसे मैंने आपको बताया, जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो हमारे, उनको हम शुगर के नाम से भी जानते हैं। अब जो शुगर होती है इसको भी, या फिर हम कार्बोहाइड्रेट को बोलें, तो ये भी मल्टीपल टाइप्स के होते हैं। तो हम बोल सकते हैं जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, फिर सिंपल शुगर होती है, और दूसरे जो हमारे कॉम्प्लेक्स होते हैं। 2 तरह के कार्ब्स होते हैं आपके, सिंपल कार्ब्स एंड कॉम्प्लेक्स कार्ब्स। तो सिंपल में अगर मैं बात करूं तो सिंपल में आ जाता है आपका मोनोसैकेराइड्स। इनको जो सिंपल आपकी शुगर से सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स होती हैं उनको हम बोलते हैं मोनोसैकेराइड। अब सिंपल का मतलब क्या है, सिंपल का मतलब ये है कि इससे सिंपल कुछ है ही नहीं, यानी कि तुरंत बॉडी इसको एब्जॉर्ब कर लेगी, क्योंकि ये किसी में टूटता ही नहीं है एकदम। यानी आप ये बोल सकते हो कि ये एक मॉलिक्यूल ऑफ शुगर से मिलके बना हुआ है। वहीं अगर हम बात करें कॉम्प्लेक्स शुगर की, तो कॉम्प्लेक्स शुगर की अगर हम बात करें तो इसको हम फर्दर 2 कैटेगरी में क्लासीफाई कर सकते हैं। एक को बोल सकते हैं डाइसैकेराइड, और जो फर्दर दूसरा है हमारा, उसको बोल सकते हैं पॉलीसैकेराइड। डाई नाम में ही है, यानी कि इसमें 2 शुगर के मॉलिक्यूल होंगे, उसको हम बोलते हैं डाइसैकेराइड। एग्जाम्पल में कोड करता हूँ तो आपको थोड़ा सा और समझ में आएगा। ये सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ शुगर होती है आपकी, जो मोनोसैकेराइड होती है। इसके अगर मैं एग्जाम्पल कोड करूँ तो ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड गैलेक्टोज, ये एग्जाम्पल्स हैं मोनोसैकेराइड्स के। वहीं अगर मैं डाइसैकेराइड्स की बात करूँ तो डाइसैकेराइड में आपका एग्जाम्पल हो जाएगा सुक्रोज, यानी कि अगर डाइसैकेराइड टूटेगा तो वो 2 मोनोसैकेराइड में टूटेगा। इसको भी बॉडी सिंपली एब्जॉर्ब कर लेती, इसमें भी कोई बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं आती, सिंपल ऑब्जॉर्प्शन होता है इसका। सुक्रोज हो गया आपका, माल्टोस हो गया एंड लैक्टोस हो गया। ये तीनों आपके डाइसैकेराइड्स होते हैं जो 2 मॉलिक्यूल से बने हो, और जो मल्टीपल बहुत सारे मॉलिक्यूल से मिलकर बने होते हैं उनको हम बोलते हैं पॉलीसैकेराइड। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जब हम बॉडी खाना खाते हैं तो जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो ग्लूकोज में टूटता है। वो ग्लूकोज के जो डिफरेंट मॉलिक्यूल होते हैं ना, क्योंकि ग्लूकोज एक मोनोसैकेराइड है, तो जब इसके बहुत सारे मॉलिक्यूल मिल जाएंगे तो बनेगा पॉलीसैकेराइड। तो तभी मैंने बताया था जो ग्लूकोज का जो स्टोर्ड फॉर्म है उसको बोलते हैं ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन क्या होता है, स्टोर्ड फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, जो बहुत सारे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से मिलके बना हुआ है। ऐसे ही मैंने आपको बताया था प्लांट्स में, अभी हम पढ़ेंगे प्लांट्स किस तरह से न्यूट्रिशन करते हैं, किस तरह से अपना खाना बनाते हैं। तो प्लांट्स में जो खाना स्टोर होता है, जो कार्बोहाइड्रेट या फिर जो शुगर स्टोर होती है, वो स्टार्च के फॉर्म में होती है। ये आपको पता होना चाहिए कि स्टार्च के फॉर्म में प्लांट्स अपना जो है खाना स्टोर करते हैं। एंड तीसरा है हमारा नोन एज सेल्यूलोस। ये भी आपका सेल्यूलोस हमने देखा था कि प्लांट के सेल वॉल में पाई जाती है। जरा कमेंट में बताइए कि बैक्टीरिया की सेल वॉल किसकी बनी होती है। तो ये हमारे पॉलीसैकेराइड होते हैं। आपको चीज़ें समझ में आई होंगी कि क्या होता है। किसी को यहाँ तक कोई डाउट? एंड एक टेस्ट हम लोग करते हैं
एक हम यहाँ पे टेस्ट करते हैं शुगर को। अगर हमें टेस्ट करना है कि भाई किसी चीज़ में शुगर है या नहीं है, तो उसके लिए एक टेस्ट होता है, और उस टेस्ट का नाम है बेनेडिक्ट टेस्ट। क्या नाम है उसका? बेनेडिक्ट टेस्ट नाम है उस पर्टिकुलर टेस्ट का, जिससे हमें यह पता चलता है उसमें शुगर है या फिर नहीं है। काइटिन, ओके, काइटिन होता है। अच्छा, तो फंगस में, फंगस की सेल वॉल किसकी बनी होती है फिर? अगर बैक्टीरिया की सेल वॉल काइटिन की बनी होती है, तो फंगस की किसकी बनी होती है? एक ने काइटिन लिखा और सब जो ले काइटिन काइटिन चिल्ला रहे हैं। पेप्टिन की बनी होती है, ध्यान रखना, जिसको पेप्टिडोग्लाइकन बोलते हैं। हम्म IBACI टीयर 2 के लिए अभी तोमर जी बताएंगे, ठीक है। अभी एक रिकॉर्डेड वीडियो मिलेगा, अभी थोड़ा टाइम नहीं मिल पा रहा था, लेकिन इसी वीक आपको मिलेगा, आप चिंता न करिए। इसी वीक की मैं वीडियो, थोड़ा सा टाइम का ही कंस्ट्रेंट चल रहा था, अभी आपको इसी वीडियो मिल जाएगा, ठीक है, रिकॉर्डेड फॉर्मेट में। कार्बोहाइड्रेट देख लिया, अभी आ जाए फैट पे, क्योंकि फैट का भी काम वही होता है एक तरह से, एनर्जी प्रोवाइड करने का। फैट जो होते हैं, जिनको हिंदी में वसा बोलते हैं, इनका भी काम होता है एनर्जी प्रोवाइड करने का। अगर इनका काम होता है एनर्जी प्रोवाइड करने का, फैट्स का, तो फिर हम फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स में क्या डिफरेंस होता है, और फिर हम फैट लेने के लिए इतना, मतलब फैट एक नेगेटिव कॉनोटेशन से क्यों जुड़ा हुआ है कि जब हम फैट बोलते हैं तो हमें थोड़ा नेगेटिव फीलिंग टाइप आता है कि भाई फैट तो ये तो बुरी चीज़ होती है। ऐसा नहीं, बुरी चीज़ होती है, अगर एक्सेस में हम लेंगे तो बुरी चीज़ होती है। रीज़न उसका ये है कि जब हम कार्बोहाइड्रेट्स को कंज्यूम करते हैं तो वो ब्रेक हो जाता है, शुगर के फॉर्मेट में होता है, ब्रेक हो जाता है, ठीक है, और बहुत ज़्यादा हमारी बॉडी में या फिर टिश्यूज़ में स्टोर नहीं होता है। लेकिन जो फैट होता है, मैंने आपको टिश्यू चैप्टर में पढ़ाया था, एक हमारा कनेक्टिव टिश्यू मैंने पढ़ाया था, कनेक्टिव टिश्यू, उसमें दो तरह के टिश्यू मैंने बताए थे, एक लूज, एक आपके जो टाइट होते हैं, या फिर एरियोलर टिश्यू अगर आपको याद हो रहा हो, एक टाइप के एरियोलर होते हैं और एक होता है हमारा एडिपोज टिश्यू। तो मैंने आपको बताया था जो एडिपोज टिश्यू है, अगर आपको याद आ रहा हो, तो इसमें आपका जो कि हमारे स्किन के बीनीथ प्रेजेंट होता है, ठीक है, स्किन के नीचे प्रेजेंट होता है, बिकॉज स्किन में तो कौन से टिश्यूज़ प्रेजेंट होते हैं, ज़रा बताइए कमेंट में जल्दी से, जिसका नाम एस से स्टार्ट होता है। तो उसके नीचे एडिपोज टिश्यू देखने को मिलेंगे जो फैट को बहुत जल्दी स्टोर कर लेते हैं, जिसकी वजह से हमें क्या होता है, हमारी बॉडी मोटी, या फिर हमारी जो चमड़ी है वो मोटी होती जाती है, और ये हमें एडिपोज टिश्यू एक तरह से इंसुलेशन प्रोवाइड करने का भी काम करता है। तो वो कौन सा होता है? हमारा स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यूज़। स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यूज़ होते हैं हमारे स्किन में। स्किन के नीचे होता है एडिपोज टिश्यू, जिसमें कि फैट यानी कि जो वसा है वो स्टोर हो जाता है। फैट भी सर दो तरह के होते हैं, एक होता है सैचुरेटेड फैट और एक होता है अनसैचुरेटेड फैट। जब हम केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड वाले चैप्टर में पढ़ेंगे कि सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, संतृप्त और असंतृप्त, ये कंपाउंड्स क्या होते हैं। तो सैचुरेटेड वो होते हैं जिसमें कि सिंगल बॉन्ड देखने को मिलता है, ठीक है, सिर्फ एक ही बॉन्ड आपको देखने को मिलता है। वहीं पे अगर अनसैचुरेटेड की बात करें तो इसमें आपको डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड देखने को मिलते हैं, ठीक है। ये तो आप केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, लेकिन घुमा फिरा के कौन सा अच्छा होता है और कौन सा बेकार होता है। तो जो सैचुरेटेड वाला होता है ये ईजिली डाइजेस्ट हो जाता है। वहीं अगर बात करें जो अनसैचुरेटेड वाला होता है वो ईजिली आपका डाइजेस्ट होने में दिक्कत करता है। तो इसी वजह से आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि कौन बेटर होता है और कौन नहीं बेटर होता है। फैट में सिर्फ आपको इतनी चीज़ें जानने की ज़रूरत है कि भाई क्या प्रोवाइड करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है, एडिपोज टिश्यू में स्टोर होता है, और एडिपोज टिश्यू कहाँ पे होता है आपका, ये बीनीथ द स्किन होता है, ठीक है। एंड ये हमें इंसुलेशन भी प्रोवाइड करता है। और ये फैट जो है वो दो तरह का होता है, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। एक सेकंड मैंने ऊपर नीचे लिख दिया, सॉरी आई थिंक मैंने उल्टा बताया ना, एक बार कंफर्म करना। सैचुरेटेड जो होता है वो इजीली डाइजेस्ट नहीं होता है, ठीक है, ईजिली डाइजेस्ट नहीं होता है, और जो आपका अनसैचुरेटेड होता है ये ईजिली डाइजेस्ट हो जाता है। दैट्स वाई जो अनसैचुरेटेड वाला है ये आपके लिए हेल्दियर ऑप्शन होता है, ये आपको हेल्दियर ऑप्शन होता है। और ये आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा, जो भी आपके वेजिटेबल ऑयल्स, यानी कि जो आपको नेचर के थ्रू आप बोल सकते हो वेजिटेबल ऑयल्स वगैरह में, प्लांट्स वगैरह में, ये
सैचुरेटेड वाले जैसे कि आप मीट वगैरह खाते हो तो उसमें सैचुरेटेड ही होते हैं, ठीक है। आपने एक नाम सुना होगा ट्रांस फैट, सुना है आपने ट्रांस फैट ही। तो ट्रांस फैट क्या होता है, तो जो हमारे प्रोसेस्ड फूड होता है, प्रोसेस्ड फूड का मतलब, प्रोसेस्ड फूड क्या होता है, जैसे कि मान लो कि प्रोसेस्ड फूड का मतलब वही है कि जैसे जो आपके चिप्स वगैरह हो गए, चिप्स आते हैं ना, तो ये सब प्रोसेस्ड फूड में आता है जिनको हम बहुत ज़्यादा प्रोसेस करते हैं। तभी आपको बोला जाता है कि भाई एक जो आप तेल में खाना बना लेते हैं उसको, उस तेल को बार बार यूज़ नहीं करना चाहिए क्योंकि वो ट्रांस फैट में तब्दील हो जाता है। और ट्रांस फैट जो है वो सॉलिड फॉर्मेट में होता है जो हमारी वेंस में स्टोर हो जाता है, और वो उससे फिर हार्ट अटैक या फिर हार्ट प्रॉब्लम्स का जो प्रॉब्लम है वो आ जाता है, क्योंकि वो हमारे जो आर्टरीज़ वगैरह होती हैं उसमें स्टोर हो जाता है। बिकॉज हमने देखा था कि भाई ब्लड को पंप करने का काम किसका होता है, हार्ट का होता है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि जो अनसैचुरेटेड है वो आपको वेजिटेबल ऑयल्स में देखने को मिलेगा, नट्स हो गई, सीड्स हो गई, वो आपको उसमें देखने को मिलेगा, ठीक है। लेकिन वहीं पे अगर आप बात करें जो सैचुरेटेड है वो आपको मीट्स वगैरह, जो मीट वगैरह होता है जो कि हम बोल सकते हैं एनिमल फैट, वो सैचुरेटेड फैट होता है, ठीक है। क्लियर इतनी चीज़। अभी आ जाते हैं किस पे, अभी आ जाते हैं प्रोटीन्स पे, ठीक है। प्रोटीन, और हमने ये पढ़ा था कि फैट को, फैटी एसिड में कौन सा एंजाइम ब्रेक करता है, ज़रा कमेंट में बताइए। दो एंजाइम बताए थे, एक तो फैट का इमल्सिफिकेशन करता है, पहले तो वो बताओ फैट का इमल्सिफिकेशन कौन करता है, और जो बड़े फैट के ग्लोब्यूल्स होते हैं उनको छोटे में, दैट इज़ फैटी एसिड में, कौन सा एंजाइम में कन्वर्ट करता है। तो सबसे पहले इमल्सिफिकेशन किसने किया था, इमल्सिफिकेशन किया था बाइल जूस ने, जिसको कि किसने फेंक के मारा था, लिवर ने फेंक के मारा था। कहाँ पे स्टोर करके रखा था, गॉल ब्लैडर में। कहाँ पे फेंक के मारा था, स्मॉल इंटेस्टाइन में। वहीं अगर बात करें फैट को फैटी एसिड में, तो याद आ रहा है आपको पैनक्रियाटिक जूस जो हमारे पैनक्रियाज ने रिलीज़ किया था। तो ये जो पैनक्रियाटिक जूस होता है उसमें मेनली दो एंजाइम पड़े थे, एक तो जो ट्रिप्सिन जो प्रोटीन को अमीनो एसिड में ब्रेक कर रहा है, पेप्सिन भी प्रोटीन को अमीनो एसिड में ब्रेक करता है, जो भी हम देखेंगे प्रोटीन आगे पढ़ेंगे। लेकिन उसका काम क्या होता है, जरा बताइए पेप्सिन और ट्रिप्सिन में क्या डिफरेंस होता है, जबकि दोनों ही प्रोटीन को अमीनो एसिड में एक तरह से ब्रेक करते हैं, फिर पेप्टोन्स में ब्रेक करते हैं। तो पैनक्रियाटिक जूस में जो दूसरा हमारा लाइपेस था वो कन्वर्ट करता है किसको, फैट को फैटी एसिड में। अब आते हैं प्रोटीन्स पे। जो प्रोटीन होता है आपका, ये जैसे मैंने बताया इसका जो फंडामेंटल यूनिट होता है वो अमीनो एसिड होता है। जो प्रोटीन, कोई भी प्रोटीन होता है वो हमारा 20 तरह के 20 अमीनो एसिड से मिल के बना होता है। 20 डिफरेंट अमीनो एसिड जब मिलते हैं तो प्रोटीन बनता है, ठीक है। तो प्रोटीन इनको क्या करते हैं, जब प्रोटीन आपस में लिंक हो जाते हैं तो प्रोटीन, मतलब अमीनो एसिड जब आपस में लिंक हो जाते हैं तो प्रोटीन बनता है। प्रोटीन हमारा रिस्पॉन्सिबल होता है इस बॉडी बिल्डिंग के लिए। बॉडी बिल्डिंग मतलब, बॉडी बिल्डिंग का मतलब सिर्फ उतना नहीं जिम में जाके वेट उठाना, वो बॉडी बिल्डिंग। बॉडी बिल्डिंग का मतलब है जो हमारी ग्रोथ होती है बॉडी की, वो प्रोटीन जो है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तभी हमारी जो ग्रोइंग स्टेज होती है, जो खासकर जो बच्चे होते हैं चाइल्ड, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है प्रोटीन, बिकॉज वो ग्रोइंग स्टेज में होता है और उस केस में हमें प्रोटीन की बहुत सख्त आवश्यकता होती है। जो लोग जिम जाते हैं उनको भी प्रोटीन की ज़्यादा आवश्यकता होती है। जनरली ह्यूमन बॉडी को जितने ग्राम का वेट होता है, ये कंसिडर किया जाता है कि जितना भी हमारा, जितने भी केजी का जो हमारा वेट होता है उतने ग्राम हमें प्रोटीन चाहिए होता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपका बॉडी वेट है 70 किलो, तो आपको डेली 70 ग्राम प्रोटीन चाहिए होता है नॉर्मली। लेकिन अगर आप जिम में जाते हैं, बहुत ज़्यादा वर्कआउट करते हैं, तो ये थोड़ा नंबर बड़ा हो जाता है। रफली आप ये मान के चलिए अगर 70 किलो का वेट है तो 100 ग्राम से ज़्यादा आपको थोड़ा सा प्रोटीन चाहिए, बिकॉज आपने अपनी मसल्स को ब्रेक किया है। इस वजह से प्रोटीन उसमें, क्योंकि मसल्स में ग्रोथ होगी तो उस ग्रोथ के लिए प्रोटीन की नीड होती है। अब ये जो अमीनो एसिड्स हैं ना, अमीनो एसिड्स ये दो तरह के होते हैं। अगर मैं बात करूं, जो अमीनो एसिड्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक होते हैं आपके एसेंशियल और दूसरे होते हैं नॉन एसेंशियल, ठीक है। कोई भी अमीनो एसिड जो बना होता है, जैसे कि हमने कार्बोहाइड्रेट का देखा, सिर्फ कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके बना होता है हमारा कार्बोहाइड्रेट। उसी तरह जो अमीनो एसिड्स होते हैं वो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से मिलके बनते हैं हमारे अमीनो एसिड। यानी कि जो भी इनका स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर में डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है, तो जो भी इनका स्ट्रक्चर होता है वो आपका कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से मिलके बना होता है। अब हम यहाँ पे बात करें एसेंशियल और नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड में डिफरेंस क्या होता है। नॉन एसेंशियल वो होते हैं जो हमें, मतलब बॉडी खुद से सिंथेसाइज कर लेती है। बॉडी सिंथेसाइजेस ऑन इट्स ओन, जो खुद से बॉडी सिंथेसाइज कर ले, यानी कि हमें बाहर से लेने की ज़रूरत नहीं है, फूड से लेने की ज़रूरत नहीं, किसी और सोर्स से लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं वो हमें बाहर से लेने की ज़रूरत होती है।
नीड टू बी कंज्यूम्ड, नीड टू बी कंज्यूम्ड, इनको हमें कंज्यूम करना पड़ेगा किसी बाहरी सोर्स से। नॉन एसेंशियल वाले बॉडी अपने आप सिंथेसाइज कर लेती है। इसको कभी कभी, बहुत ज़्यादा तो नहीं लेकिन कभी कभी एग्जाम्पल्स पूछ लेता है कि इनमें से कौन सा एसेंशियल या फिर नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड है। तो कुछ यहाँ पे मैं एग्जाम्पल्स कोट कर देता हूँ, जैसे कि ल्यूसीन होता है आपका, एक हिस्टिडीन होता है, हिस्टिडीन होता है, लाइसीन होता है, ठीक है, आपको एक ट्रिप्टोफैन होता है, ठीक है, ट्रिप्टोफैन। वहीं अगर हम बात करें बॉडी जो सिंथेसाइज कर लेती है खुद से, दैट इज़ नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड, तो जैसे आपका ग्लूटामीन हो गया, ठीक है, ग्लूटामीन, आपका ग्लाइसिन हो गया, प्रोलीन हो गया, अर्गिनिन हो गया, ये सारे जो होते हैं आपके, ये आपके नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स में आते हैं। क्लियर इतनी चीज़। अब होता क्या है कि जनरली जब प्रोटीन की डेफिशिएंसी हो जाती है तो बॉडी की उतनी ग्रोथ होती नहीं है। बच्चों में जब ये डिजीज़ हो जाती है तो उसको हम बोलते हैं क्वाशियोरकर। इस पर्टिकुलर डिजीज़ में फैटी लीवर हो जाता है, लीवर थोड़ा बड़ा हो जाता है, स्प्लीन जिसकी वजह से थोड़ा सा एनलार्ज्ड शेप में दिखता है, यानी कि जो पेट होता है थोड़ा सा बड़ा दिखता है। दैट इज़ इन द डिजीज़, दैट इज़ इन द केस ऑफ क्वाशियोरकर। क्वाशियोरकर में होता क्या है, प्रोटीन की डेफिशिएंसी हो जाती है, ठीक है, इस केस में आपकी प्रोटीन डेफिशिएंसी हो जाती है। वहीं अगर बात करें मैरास्मस में, तो मैरास्मस क्वाशियोरकर से कैसे अलग है, तो मैरास्मस में कैलोरी इनटेक कम हो जाता है। ये किसी पर्टिकुलर मैक्रो या माइक्रो न्यूट्रिएंट से रिलेटेड नहीं है, ये इन जनरल कैलोरी इनटेक जब आपकी कम हो जाती है, आप कम कैलोरी कंज्यूम कर रहे हैं, यानी कि एक तरह से कम कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, ये सारा कुछ आप कम कंज्यूम कर रहे हैं, तो मैरास्मस यानी कि एक तरह से कम ग्रोथ होगी, ओवरऑल कम ग्रोथ होगी। यहाँ पे अगर हम बात करें तो बॉडी की कम ग्रोथ होगी क्योंकि प्रोटीन की डिफिशियंसी हो रही है। यहाँ पे सारी चीज़ों की डिफिशियंसी है, चाहे वो प्रोटीन हो चाहे कार्बोहाइड्रेट हो, मेनली कार्बोहाइड्रेट की रहती है, और फैट की मैरास्मस में। इतनी चीज़ क्लियर, यहाँ तक किसी कोई डाउट तो नहीं है। एंड फाइनल चीज़, एक चीज़ ध्यान रखना, जो हमारी शुगर्स होती हैं, जैसे कि अगर मैं बात करूँ फ्रक्टोज, इसको हम जानते हैं फ्रूट शुगर के नाम से, तो क्योंकि ये हमें फ्रूट्स में देखने को मिलती है, हमें जो हनी होता है शहद उसमें देखने को मिलती है। ऐसा नहीं कि फ्रूट में सिर्फ फ्रुक्टोज ही होती है, ग्लूकोज भी होती है उसमें, सुक्रोज भी होती है उसमें, बट मेनली क्या पाई जाती है वो मैटर करता है। जैसे माल्टोस है, इसको हम सीरियल्स में देखने को मिलता है। सीरियल्स का मतलब है जो अनाज होता है, तो इसीलिए इसको ग्रेन शुगर के नाम से जाना जाता है। जो हमारे डिफरेंट ग्रेन्स होते हैं, जैसे कि वीट हो गया, वीट का मतलब गेहूं हो गया, चावल हो गया, फिर हमारे जो मिलेट्स होते हैं जिसको मोटा अनाज बोलते हैं, तो उसमें देखने को मिलती है। लैक्टोज, ये आपको बोला जाता है मिल्क शुगर, तो जो हमारा दूध होता है उसमें आपको देखने को मिलता है लैक्टोज। तो ये कुछ चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। आई होप यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होगा। नहीं है तो फिर आगे बढ़ते हैं वाइटामिन की ओर। सर वन शॉट को कर लें, PYQ सीरीज लगा लें तो इनफ है? बताओ प्लीज़, कोई नहीं इनफ है ना जी। पेप्सिन और ट्रिप्सिन ब्रेक करते हैं, और मैंने अंतर तो आपसे पूछा था, पता नहीं आपने कितने लोगों ने बताया, कितने लोगों ने नहीं बताया। अंतर क्या होता है पेप्सिन और ट्रिप्सिन में, कि जो पेप्सिन होता है ये आपका एसिडिक मीडियम में फंक्शन करने के लिए बना हुआ है। जो एसिडिक मीडियम इसको HCl प्रोवाइड करता है, विच इज़ अ गैस्ट्रिक जूस। और जो ट्रिप्सिन होता है ये आपका बेसिक मीडियम में वर्क करने के लिए बना हुआ है, जो इसको प्रोवाइड करता है बाइल जूस। ठीक है, वाइटामिन स्टार्ट करें फिर। तो साइंस का पेड बैच पर PDF एंड टेस्ट अपलोड नहीं हुआ है फर्स्ट, और कीप असाइड उमर, ठीक है मैं देख लूँगा एक बार उसमें, अगर जो भी दिक्कत आ रही है ना, एक बार मैं देख लूँगा कि क्या प्रॉब्लम आ रहा है। और तुम लोगों को कल मैंने डाला था ये भी क्लास नहीं होगी, तो तुम में से कल कुछ लोगों को लग रहा था कि अप्रैल फूल बना रहे हैं सर, हैं? चलो स्टार्ट करें फिर अभी वाइटामिन्स। चलो फिर स्टार्ट करते हैं वाइटामिन्स। तो सबसे पहले वाइटामिन्स की डिस्कवरी किसने करी थी? तो वाइटामिन्स की जो डिस्कवरी करी थी वो कैसिमिर फंक जी ने करी थी। ठीक है, किसने करी थी? कैसिमिर फंक। अब वाइटामिन्स क्या होते हैं? माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं। हमने मैक्रो न्यूट्रिएंट पढ़ लिए, अब हम पढ़ रहे हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट।
तो माइक्रो न्यूट्रिएंट पढ़ते हैं वाइटामिन्स और मिनरल्स। मिनरल्स में क्या आते हैं, मिनरल्स हम नहीं पढ़ने वाले हैं सच कुछ। मिनरल्स होते हैं जैसे हमारे हम पढ़ेंगे और 3-4 इंपॉर्टेंट और उनसे क्या डिजीज़ होती हैं। तो जैसे मिनरल्स में कैल्शियम हो गया, जिंक हो गया, आयरन हो गया, फॉस्फोरस हो गया, सोडियम हो गया, ये सब मिनरल्स होते हैं। अब ये हमें जो माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं कम मात्रा में चाहिए होते हैं। कम मात्रा का कई लोग क्या होते हैं, जैसे आजकल मल्टी वाइटामिन का काफ़ी चलन चला है, खासकर ज़्यादा जो लोग ज़्यादा जिम जाते हैं, हेल्थ कॉन्शियस हैं, तो मल्टी वाइटामिन मल्टी वाइटामिन मल्टी वाइटामिन, और थोड़े से यूट्यूबर्स टाइप के जो लोग हैं वो मल्टी वाइटामिन प्रमोट भी कर देते हैं। तो एक्चुअल में मल्टी वाइटामिन उतने बेनिफिट नहीं करते हैं। ये मैं नहीं, साइंटिफिक स्टडीज़ बोलती हैं, जब ये रिसेंटली कंक्लूड हुई हैं। तो ये मतलब एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, बस मैं आपको ऐसे बता रहा हूँ कि अगर आप कंज्यूम करते हैं तो भाई जहाँ से वाइटामिन के जो एक्चुअल सोर्सेज हैं, क्या सोर्सेज हैं अभी हम देखेंगे, जैसे कि विटामिन डी का सनलाइट है, विटामिन सी का हमारे जो सिट्रस फ्रूट होते हैं, खट्टे फल, तो वहाँ से वाइटामिन को कंज्यूम करिए। वो जो वाइटामिन मल्टीविटामिन की आप गोली लेते हैं वो बेनिफिट नहीं करती हैं। उसके पीछे का एक प्लेसिबो इफेक्ट भी होता है। प्लेसिबो इफेक्ट का मतलब ये होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलूँ, ये लो बेटा इसके अंदर जो गोली है ना, इसको खाते ही तुम अभी देखना 1 हफ्ते के अंदर तुम्हारे ऐसा रिजल्ट आना स्टार्ट होगा, पॉजिटिव रिजल्ट ऐसा आना स्टार्ट होगा कि तुम्हारे एकदम मज़े ही मज़े होंगे। इसकी माँ का मज़े मज़े वैसा टाइप है ना। और एक ग्रुप को मैं बोल दूं कि भाई वही सेम मैं गोली दूं, इसको खाते रहो। इसको खाते रहोगे ना, तुम्हारे बाल झड़ने लगेंगे, तुम्हारे नेल्स बेकार होने लगेंगे। तो एक्चुअल में है तो सेम, फाइट मैंने गोली तो सेम दी है, लेकिन बातें तो मैंने अलग अलग करी हैं। तो तुम्हें लगेगा बातों से क्या, बातों से क्या भाई, जो खा रहा है तो मेन तो जो जा रहा है अंदर उसी से इफेक्ट होगा। लेकिन एक्चुअल में प्लेसिबो इफेक्ट थोड़े से मिरेकल्स कर देता है। प्लेसिबो इफेक्ट का मैं एक और एग्जांपल देता हूँ तो आपको समझ में आएगा। जैसे कि मैं मैथ्स में काफ़ी वीक हुआ करता था, मैं और मेरा एक फ्रेंड था, ठीक है। अब एक बार हुआ कुछ यूँ कि मैडम ने मैथ्स का जब पेपर चेक किया, मेरे साथ ऐसे हुआ, तो जब मैडम ने जब पेपर चेक किया मैथ्स का, तो मैं और मेरे दोस्त ने थोड़े से कुछ गलत तरीक़ों का इस्तेमाल किया, ठीक है, नंबर्स लाने का। और जब इसका इस्तेमाल किया हम लोगों ने, तो हम लोग के नंबर काफ़ी अच्छे हैं दोनों के, ठीक है। तो मैडम को ये लगा कि ये दोनों जो है काफ़ी हृदय परिवर्तन हो गया इनका, और ये काफ़ी पढ़ने में दोनों अच्छे हो चुके हैं। लेकिन एक्चुअल में रियलिटी थी नहीं है, रियलिटी कुछ और थी। और वो पेपर काफ़ी टफ था, और कायदे से जो लोग हम समझ रहे हो ना, फर्रा जो बना के ले गए थे तो खर्रा में सारा जो चीज़ें हैं वो हमारी खर्रे में कंटेंट थी, एंड लकली हम लोगों ने सारी चीज़ें कर ली, नंबर अच्छा है। तो मैडम ने जो है हम लोगों पे इतना ज़्यादा फोकस करना स्टार्ट किया, कुछ भी मतलब कॉपीज़ किसी की चेक करनी होती थी कि ये दोनों बंदे करेंगे, तुम इस रो में तुम इस रो में, ठीक है। और मतलब हम लोग को इतना ज़्यादा अटेंशन मिलने लगा कि क्लास भी सरप्राइज़ हो गई कि क्या हो गया मैडम को, इन दोनों को इतना अटेंशन क्यों मिल रहा है, ठीक है। तो जब इतना टेंशन मिलने लगा तो हम लोग नेचुरली ही मैथ्स में इतना इंटरेस्ट आने लगा, एक तो मैम की वजह से भी, और वैसे भी क्योंकि मैम ज़्यादा फोकस करती थी इस वजह से, मतलब अच्छा पढ़ाती थी मैम, तो काफ़ी अच्छे हो गया मैथ्स में, काफ़ी अच्छे। मतलब दिन भर पता चला ये लो इंटीग्रेशन लग रहा है, डिफ्रेंसिएशन लग रहा है भाई। बाकी क्लास में भी पता चला, ब्रेक हुआ, ब्रेक में लोग बुल्ला बकैती काट रहे हैं, हम लोग अपना क्वेश्चन लगा रहे हैं डिटर्मिनेंट के, मैट्रिसेस के, अब तो भैया आईटी के नीचे रुकना नहीं है इस तरह का हम लोग का हो गया था। तो इट इज़ अ काइंड ऑफ प्लेसिबो इफेक्ट कि आपको अगर कुछ बोल दिया जाए तो उसकी वजह से जो नेचुरल इफेक्ट पड़ने लगते हैं। जैसे मैंने आपको बोला कि भाई ये अच्छी अच्छी गोलियाँ अगर आप इसको कंज्यूम करोगे तो अच्छा हो, तो होगा क्या कि आप बेटर एक्टिव, मतलब उसकी वजह से आप अच्छी अच्छी एक्टिविटीज़ करोगे। अब जैसे मैडम ने बोल दिया तुम अच्छे हो, ठीक है, तो हम लोग उसकी वजह से अच्छे नहीं हुए, हम लोग क्या हुआ कि हम जैसे कि ज़्यादा क्वेश्चंस लगाने लगे, ज़्यादा मैथ्स पे फोकस करने लगे, तो उसकी वजह से अच्छे हो। तो वैसे ही अगर गोली मैंने किसी एक जो ग्रुप को दी थी, ग्रुप ए को, तो उसको लगा यार मैं अब अच्छी होने वाला है, तो बेटर हेल्थ हैबिट्स को एक्सेप्ट करने लगा, अच्छी चीज़ें खाने लगा, बाहर की चीज़ें नहीं खाने लगा, तो उसकी वजह से जो इफेक्ट हो उसको प्लेसिबो इफेक्ट बोलते हैं। खैर ज़्यादा डिस्कशन हो गया इस पर। तो वाइटामिन आपने सुने होंगे ABCDEFGHIJKLMNOP, इस तरह के नाम सुने होंगे आपको? नहीं नहीं नहीं, आपने इस तरह के नाम नहीं सुने होंगे तो अगर बात करें, हाँ, तो अगर हम बात करें विटामिन ए, बी, सी, डी, ई और के सुना होगा आपने, FGHIJKL ये नहीं सुना होगा आपने। एक्चुअल में ये अल्फ़ाबेट का नंबरिंग का लॉजिक ये है कि जो विटामिन पहले डिस्कवर हुआ उसको ए बोल दिया, फिर उसके बाद जो डिस्कवर उसको बी
देन सी, देन डी, देन ई, और कुछ लॉजिक नहीं इनके पीछे, बस जिस हिसाब से डिस्कवर हुए उसी हिसाब से अल्फ़ाबेट अटैच करते गए। और के का क्या लॉजिक है भाई, ये एफ जी एच क्यों नहीं है? तो एक्चुअली में एफ जी एच भी मिले थे पहले, लेकिन बाद में पता चला ये वाइटमिन्स हैं ही नहीं, तो इसलिए वो बीच में गायब हो गया। और के जो वर्ड ये है आपका, ये कॉगुलेशन से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? कॉगुलेशन। कॉगुलेशन की स्पेलिंग ये होती है, तुम बोलोगे सर आप गलत लिख रहे हो, बट एक्चुअल में जो आई थिंक लैटिन या फिर कोई कौन सी भाषा होती है जिसने इसको डिस्कवर किया था, तो उस भाषा में कॉगुलेशन की को इस तरह से लिखते हैं, तो वहाँ से आया था। अभी तुम्हें समझ आएगा कॉगुलेशन का मतलब होता है चीज़ों का जमना, दैट इज़ कॉल्ड एज कॉगुलेशन, और जिसमें वाइटामिन के हेल्प करता है, ठीक है। तो वाइटामिन्स ये होते हैं सारे हमारे ए बी सी डी। अब एक एक करके वाइटामिन्स के बारे में देखते हैं, कुछ चीज़ें देखते हैं और फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो वाइटामिन्स ए, क्या क्या इंपॉर्टेंट होता है वाइटामिन से पढ़ना, कि भाई वाइटामिन जो है उसका एक हम बोल सकते हैं केमिकल नेम क्या है, ठीक है। एंड दूसरा है कि उसकी वजह से डेफिशिएंसी कौन सी होती है, ठीक है। क्या मतलब अगर वो विटामिन की कमी हो गई तो कौन सी, उससे क्या डेफिशिएंसी होगी, ठीक है। तो विटामिन ए की अगर केमिकल नेम की अगर बात करें तो इससे होता है आपका रेटिनॉल। इससे जो डेफिशिएंसी से जो डिजीज़ होती है दैट इज़ कॉल्ड एज नाइट ब्लाइंडनेस, जिसको कि हिंदी में हम रतौंधी बोलते हैं, या फिर ज़ेरोप्थैल्मिया के नाम से भी जानते हैं, ज़ेरोप्थैल्मिया। अब याद कैसे रखोगे कि विटामिन ए की कमी से हमें, ये तो आई थिंक आपको पता होगा, नाइट ब्लाइंडनेस यानी रतौंधी, यानी कि रात में दिख नहीं रहा, रात में दिख नहीं रहा, तो रेटिनॉल ऐसे करके याद कर सकते हो। विटामिन बी को अभी स्किप करो, बिकॉज विटामिन बी अभी हम आगे देखेंगे। विटामिन बी एक्चुअल में अकेला नहीं है, वो अपने साथ 8 और लोगों को साथ में लेके आता है, उसके अंदर 8 डिफरेंट तरह के लोग हैं जिसके बारे में अभी हम देखेंगे, तो उसको स्किप कर लेते हैं अभी बी को, बिकॉज इसमें टोटल 8 कॉम्प्लेक्सेस हमें पढ़ने हैं, 8 और तरह के वाइटामिन है इसमें। विटामिन सी पे आते हैं, इसका जो साइंटिफिक केमिकल नेम है दैट इज़ एस्कॉर्बिक एसिड, या फिर एस्कॉर्बिक अम्ल बोलते हैं इसको हिंदी में। इसकी कमी से जो डिजीज़ होती है उसको हम बोलते हैं स्कर्वी, जिसको हम स्कर्वी, ठीक है। स्कर्वी में क्या होता है, स्कर्वी में आपकी जो स्किन है वो उसमें रैशेस पड़ना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है, यानी स्किन प्रॉब्लम होने लगती है, ब्लीडिंग गम्स की प्रॉब्लम होने लगती है। ब्लीडिंग गम मतलब कि जो आपके मसूड़े हैं उनसे खून आना, या फिर जब चोट लगती है ना, तो चोट में भी वो चोट जल्दी से जख्म भरते नहीं हैं, ठीक है, तो वो आपके होता है स्कर्वी जो डिजीज़ होती है उस केस में। विटामिन डी की अगर बात करें तो इसका जो नाम है दैट इज़ कैल्सीफेरॉल, इसको हम अलग अलग, जैसे अर्गो का कैल्सीफेरॉल, ठीक है, तो वो अलग अलग नाम से जाना जाता है, बट इन शॉर्ट आप कैल्सीफेरॉल याद रखो। इसका जो केमिकल नेम है दैट इज़ कैल्सीफेरॉल, और इसके कमी से होता है डेफिशिएंसी से रिकेट्स। रिकेट्स में क्या होता है कि आपकी जो बोन हेल्थ है, जो बोन्स हैं वो वीक होना स्टार्ट हो जाती हैं, बोन्स सॉफ्ट होना स्टार्ट हो जाती हैं, और ये सॉफ्टनिंग ऑफ बोन कोई जो डिजीज़ होती है उसको हम पोरोसिस बोलते हैं। ऑस्टियोमेलासिस एक डिजीज़ होती है और एक होती है ऑस्टियोपोरोसिस। तो ऑस्टियो का मतलब ही बोन होता है, जैसे हम जब बोलते हैं कि बोन की स्टडी तो ऑस्टियोलॉजी है ना, तो एक्चुअल में ऑस्टियो इज़ द रूट वर्ड फॉर दी बोन्स, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। एंड ई जो है हमारा विटामिन ई, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, या फिर आगे लिख देते हैं दोनों, जो विटामिन ई और के बाकी हैं। तो जो विटामिन ई है इसको हम बोलते हैं टोकोफेरॉल, टोकोफेरॉल। और इससे क्या होता है, एक तरह की हम बोल सकते हैं एंटी स्टेरिलिटी। एंटी स्टेरिलिटी का मतलब जिसको हिंदी में बांझपन बोलते हैं हिंदी में, तो एंटी स्टेरिलिटी, तो ठीक है। और विटामिन जो के होता है इसको बोलते हैं फेलोक्विनोन, ठीक है, फेलोक्विनोन। और जैसे मैंने बताया आपको, ये जो विटामिन के है, के स्टैंड्स फॉर कोगुलेशन। कोगुलेशन का मतलब ये होता है कि थक्का जमना। तो अगर विटामिन के की कमी हो जाएगी तो ब्लड की क्लॉटिंग नहीं होगी, ब्लड की क्लॉटिंग नहीं होगी तो क्या होगा, तो अगर चोट लगेगी तो खून बहता रहेगा, बहता रहेगा, बहता रहेगा, एंड दैट कैन बिकम फेटल, यानी कि जान तक जा सकती है अगर ब्लड की क्लॉटिंग ना हुई, खून का थक्का ना जमा। ब्लड में हमारा एक कंपोनेंट होता है सॉलिड, उसका क्या नाम होता है, जो कि ब्लड क्लॉटिंग में वो भी हेल्प करता है। तो यहाँ तक अभी कोई डाउट तो होगा नहीं आपको, क्योंकि मैंने अभी ऐसी कोई चीज़ तो बताई नहीं आपको। अब विटामिन बी के डिफरेंट कॉम्प्लेक्सेस पढ़ने से पहले हम विटामिन्स को 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। विटामिन्स को जो है, जो कैसिमिर फंग ने डिस्कवर किए थे, इनको हम 2 कैटेगरी में डिवाइड करने का काम करते हैं। वहाँ पे ढेरों ट्रिक हमें पढ़नी पड़ेंगी, तो इस वजह से आप कम ही यूज़ करिए, लेकिन अगर आपको ट्रिक चाहिए तो आप इस तरह से बना सकते हैं भाई, थॉर से। जो थॉर है, थॉर ने पैंट पर बायो डेटा लिख लिया, ऐसे करके जो थॉर ने पैंट पर बायो डेटा लिख लिया, ठीक है। और फोली को, मतलब कुछ इस तरह से फोलिक को इस तरह से आप कुछ बना सकते हैं इन दोनों में, ठीक है। तो इस तरह से आप इसका ऑर्डर याद रख सकते हैं जो विटामिन बी के कॉम्प्लेक्सेस होते हैं।
अब यहाँ पे अगर हम बात करें डिजीज़ क्या होती है इनकी डेफिशिएंसी से, जो हमारा विटामिन B1 होता है इसकी जो डेफिशिएंसी से जो डिजीज़ होती है उसको बोलते हैं बेरी बेरी। B2 का आपको नहीं पढ़ना, B3 का आपको पता होना चाहिए, इसकी वजह से होता है पेलाग्रा डिजीज़। एक बार क्वेश्चन आपका सीजीएल में बना एंड दैट वाज आई थिंक सीजीएल 2022 में, वैसे मल्टीपल एग्जाम में पूछा जा चुका है, दैट इज़ किस डिजीज़ को हम 3D डिजीज़ के नाम से जानते हैं, तो इज़ नन अदर दैन पेलाग्रा। पेलाग्रा को हम 3D डिजीज़ के नाम से जानते हैं, क्यों? क्योंकि अगर विटामिन B3 की डेफिशिएंसी हो जाती है तो इस केस में हमें 3D डिजीज़ हो जाती हैं। 3D का मतलब है एक तो जिसको हम बोलते हैं डिमेंशिया, डिमेंशिया मतलब मेमोरी लॉस, एक होता है डायरिया जिसमें कि वाटर लॉस हो जाता है हमारी बॉडी से बहुत कम टाइम में बहुत ज़्यादा, एंड तीसरा है हमारा डर्मेटिसिस। ठीक है, डर्मेटिसिस इसका मतलब होता है जो स्किन हमारी ख़राब हो जाती है उसको बोलते हैं डर्मेटिस। तो ये 3 तरह की जो जिनका नाम D से स्टार्ट होता है तो इसको लिए 3D डिजीज़ बोलते हैं। ठीक है, एंड जो हमारा B12 है अगर इसकी कमी हो गई तो हमें हो जाएगा परनीशियस अनीमिया, परनीशियस अनीमिया। अब अनीमिया से कुछ चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि जो अनीमिया है वो आपका एक माइक्रो न्यूट्रिएंट होता है, उसकी डिफिशियंसी से भी होता है। अगर हम माइक्रो न्यूट्रिएंट की अगर बात करें तो माइक्रो न्यूट्रिएंट मैंने आपको 2 चीज़ें बताई, एक तो मैंने आपको बताया कि वाइटामिन्स होते हैं और एक होते हैं मिनरल्स। तो मिनरल्स में भी अगर मैं बात करूँ, मिनरल्स में हमारे जैसे कि इंपॉर्टेंट अगर मैं बात करूँ तो जैसे कि कैल्शियम हो गया, ठीक है, आयोडीन हो गया, आयरन हो गया। तो जो आयरन है इसकी डेफिशिएंसी से आपका क्या होता है, इसकी डेफिशिएंसी से आपका अनीमिया बीमारी होती है। ठीक, आयोडीन से अगर बात करें तो आयोडीन से आपका ग्वाइटर हो जाता है जिसको हिंदी में घेंगा रोग बोलते हैं। कैल्शियम से अगर बात करें तो कैल्शियम से जो हमारा जो बोल सकते हैं कि जो बोन्स की हेल्थ है, ठीक है, या फिर जो हमारे टूथ वगैरह होते हैं वो थोड़े से वीक पड़ने लगते हैं कैल्शियम की अगर कमी हुई तो ये हमारे कुछ मिनरल्स होते हैं और भी बहुत सारे होते हैं जैसे जिंक हो गया, सोडियम हो गया। तो सबके अपने अपने काम होते हैं, जैसे कि स्किन अच्छी दिखना, बाल ना झड़ना, नेल्स अच्छे होना, तो वो सब कहीं ना कहीं हमारे जो मिनरल्स होते हैं जो बहुत ही छोटे बहुत ही कम अमाउंट में हमें चाहिए वो मिलते हैं। जैसे कि जो हमारे मिलेट्स होते हैं, मोटा अनाज होता है, उसमें ठीक ठाक मात्रा में हमें मिनरल्स भी देखने को मिलते हैं, तभी ये बोला जाता है कि इनको मतलब प्रमोट किया जा रहा है। ठीक है, अभी हम थोड़े से सोर्सेज समझ लेते हैं कि किसका क्या सोर्स है। सबसे पहले आते हैं विटामिन D पे, क्योंकि इसका सोर्स थोड़ा ज़्यादा पूछा जाता है। इसका सबसे पहले जो प्रमुख स्रोत है वो है सनलाइट। एक्चुअल में सनलाइट के अंदर विटामिन D नहीं होता है। जब सनलाइट हमारी स्किन पे फॉल होती है तो सनलाइट में हमारे होते हैं अल्ट्रावायलेट रेज, ठीक है, और जो बाकी रेज होती हैं जो हमारी स्ट्राइक करती हैं किसमें, जो हमारी स्किन होती है, तो उस केस में जो स्किन होती है वो सिंथेसाइज करती है, यानी कि जो विटामिन D होता है इट इज सिंथेसाइज्ड बाय आवर बॉडी, सिंथेसाइज्ड बाय आर बॉडी। मतलब कैसे सिंथेसाइज होती है, ऐसे सिंथेसाइज होती है कि जब सनलाइट पड़ती है तो एक रिएक्शन होती है जिसकी वजह से विटामिन D बनता है। ऐसा नहीं कि सनलाइट में विटामिन D होता है, सनलाइट जब आती है तो स्ट्राइक करती है बॉडी में एंड तब उसके बाद विटामिन D बनता है। तो इस सनलाइट में देखने को मिलता है, या फिर जैसे कि फ़िश ऑयल होता है उसमें देखने को मिलता है बहुत ज़्यादा हमें विटामिन D। विटामिन C जो है आपको ये सिट्रस फ्रूट्स में देखने को मिलेगा। सिट्रस फ्रूट्स का मतलब होता है जो हमारे खट्टे फल होते हैं। खट्टे फल से ज़रा बताओ कि जो हमारा एक सिट्रस लेमन है, एक सिट्रस लेमन है, काजी नींबू, ये कहाँ का स्टेट फ्रूट बना है अभी ज़रा बताइए कमेंट में। विटामिन A की अगर बात करें, अच्छा एक बार ये भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि मिल्क में कौन सा विटामिन नहीं होता है, तो विटामिन C नहीं होता है, ठीक है, नॉट इन मिल्क। सिट्रस फ्रूट्स में देखने को मिलता है, जैसे लेमन हो गया, जैसे कि आपका आंवला हो गया जिसको इंडियन गूसबेरी बोलते हैं, ठीक है, ग्रेप्स हो गया, तो इसमें आपको सिट्रस देखने को मिलेगा विटामिन C, जो भी खट्टे फल होंगे। और काजी नींबू जो है वो असम का स्टेट फ्रूट बना है। विटामिन A की अगर बात करें तो जैसे कैरेट हो गया आपका, मैंगो हो गया, एप्पल हो गया, इन सब में आपको देखने को मिलता है क्या, विटामिन A। ऑलराइट, बाकी सोर्सेज से उतने ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं कि भाई किस में क्या होता है, लेकिन आप फिर भी थोड़ा आपको पता होना चाहिए कि भाई कैरेट, मैंगो, पपाया हो गया आपका, ठीक है, पपाया हो गया, तो इसमें आपको देखने को मिलता है विटामिन A। वहीं अगर बात करें विटामिन जो B के कॉम्प्लेक्सेस होते हैं तो ये किस में देखने को, और जैसे विटामिन E जो होता है हमारे स्प्राउट्स में देखने को मिलता है, ठीक है, किस में होता है, स्प्राउट्स में होता है ये। और एक चीज़ याद रखना कि ये तो अच्छा ठीक है मैंने बता दिया कि जो B9 है उसी को ही हम B11 के नाम से जानते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे मैं सोर्सेज बताऊंगा तो फिर ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगा, जो कि नीडेड है नहीं। जैसे B1 आपका मिल्क वगैरह हो गया, जो ईस्ट जिसको खमीर बोलते हैं, B2 जो होता है सोयाबीन वगैरह में होता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। जैसे कि प्रोटीन मैंने आपको अभी पढ़ाया था, तो प्रोटीन के जो बहुत प्रमुख स्रोत होते हैं वो हमें लगता है कि जैसे कि सिर्फ
चीज़ें ऐसे खाते हैं जैसे मीट वगैरह, तो उसी में सिर्फ प्रोटीन होता है। बिल्कुल उसमें प्रोटीन होता है, लेकिन जो सोयाबीन होता है ना, वो एक, जो लोग जिम जाते हैं उन लोगों को पता होगा कि भाई बोलते हैं कि भाई मीट से ज़्यादा प्रोटीन तो सोयाबीन में होता है, ठीक है। तो सोयाबीन में बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है, लेकिन दिक्कत इसमें ये होता है कि थोड़ा से वो कुछ ऐसे और वो चीज़ें होती हैं जो जानते होंगे जो लोग जिम जाते हैं है ना। तो सोयाबीन आपका ये होता है प्रोटीन में, मतलब प्रोटीन, सॉरी सोयाबीन में प्रोटीन होता है। और जो हम एग खाते हैं, एग के दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है एग वाइट और एक होता है एग योक, जो पीला कलर का होता है जिसमें कि एंथोसाइनिन होता है आपका। तो इसमें तो कोलेस्ट्रॉल होता है, गुड कोलेस्ट्रॉल होता है इसमें, खैर मतलब बैड वाला नहीं होता। और वाइट में होता है, वाइट जो पोर्शन होता है उसमें आपका प्रोटीन होता है, क्लियर। और एक चीज़ जो वाइटामिन हमारा B7 होता है, इसको हम वाइटामिन या फिर वाइटामिन जो B7 है, इसी को हम वाइटामिन H के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, वाइटामिन B7 को। तो यहाँ पे हमारी चीज़ें होती हैं ख़त्म। अब आते हैं हमारे आखिरी कंपोनेंट पे, एंड दैट इज़ फोटोसिंथेसिस, यानी कि प्रकाश संश्लेषण। ईस्ट्रोजन बढ़ता है, बिल्कुल ईस्ट्रोजन बढ़ता है, बिल्कुल सही। बफरिंग हुई थी क्या? कहाँ पे बफरिंग हुआ था, एक बार बता दो, किस पर्टिकुलर पार्ट में हुआ था, कहाँ पे बफ हुआ था? विटामिन बी से रिपीट बफ हुआ है, कितना रिपीट करना है यार, एक बार कमेंट बता दो। अब तुमको क्या लगता है कि हमारे सामने क्या टीवी लगी है क्या जो हमें साफ 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 दिखता रहेगा? अरे कभी कभी जैसे ये खुला रहता है, ठीक है, अब मोबाइल का स्क्रीन, अब एकदम से धीरे 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 वो ऑफ हो जाता है, तुम कमेंट्स नहीं दिखते हैं। अच्छा, विटामिन बी के एक भी कॉम्प्लेक्स के बारे में नहीं पता चला क्या? विटामिन बी कॉम्प्लेक्स से पहले विटामिन बी पूरा, ओके 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 ओके, ठीक है ठीक है, मैं पूरा विटामिन बी पढ़ा देता हूँ। देखो, विटामिन बी में मैंने आपको बताया सर, ध्यान से सुनिएगा, कि 8 कॉम्प्लेक्स से मिलके बना होता है, 8 लोगों से मिलके बना होता है। कई बार हमें लगता है B1 से लेके B12 तक होता है, तो 12 कॉम्प्लेक्स से बना मिलके बना होता है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि आप ध्यान से देखें, B4 नहीं है, B8 नहीं है, B10 और B11 नहीं है, ठीक। ये यहाँ पे साइंटिफिक नेम्स लिखे हुए हैं। B1 को थायमिन, B2 को राइबोफ्लेविन, B3 को नाइसिन, B5 को पेंटोथेनिक एसिड, B6 को प्रिडॉक्सिन, B7 को बायोटिन, B9 को फोलिक एसिड, B12 को साइनोकोबालामीन के नाम से जानते हैं। अब अगर आप इनको तुरंत याद रखना चाहते हैं, वैसे तो मैं आपको ये बोलूँगा कि भाई आप याद कर लीजिए ऐसे ही, लेकिन अगर आपको ट्रिक चाहिए, क्योंकि ट्रिक अभी हम स्टैटिक जीके जब पढ़ेंगे तो वहाँ पर ट्रिक पूरा ही चलेगा, तो इस वजह से कोशिश करिए कि याद हो जाए तो ठीक है, नहीं तो थॉर ऐसे याद कर लो, थॉर ने पैंट पर बायोडेटा अपना लिखवा रखा है, तो इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं। फिर मैंने डिजीज़ बताई कि इसकी वजह से डिजीज़ क्या होती है। तो B1 की वजह से बेरी बेरी डिजीज़ होती है, B3 की वजह से पेलाग्रा डिजीज़ होती है। पेलाग्रा को हम 3D डिजीज़ के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इसमें 3 डिजीज़ेज होती हैं जब ये पेलाग्रा यानी B3 की कमी होती है, जिनके नाम D से स्टार्ट होते हैं। डिमेंशिया, जिसको कि हम लॉस ऑफ मेमोरी के नाम से जानते हैं, ये इसमें याददाश्त चली जाती है। डायरिया, जिसमें कि एक्सेसिव वाटर लॉस होता है। डर्मेटोसिस, जिसमें कि स्किन खराब हो जाती है। डर्मेटोसिस का मतलब ही होता है, डर्मा का मतलब होता है स्किन, याद आ रहा है आपको? डर्मा से हमने कुछ याद किया था, एचिनोडर्मेटा, ये एक फाइलम पढ़ा था हमने, एचिनोडर्मेटा। तो मैंने आपको बताया था एचिन का मतलब होता है कि भाई चिनचिनाहट हो रहा है, स्पाइनी, और डर्मेटा का मतलब होता है स्किन। तो स्पाइनी स्किन ऑर्गेनिज्म का जो फाइलम होता है उसको हम एचिनोडर्मेटा बोलते हैं, ठीक है। विटामिन B7 को विटामिन H के नाम से भी जानते हैं, और विटामिन B9 जो होता है उसको विटामिन B11 भी बोल देते हैं। तो कई बार अगर पूछ लिया विटामिन B11 का केमिकल नेम क्या है, तो ये मत सोचिएगा B11 तो पढ़ा ही नहीं हमने, B11 और B9 वही फोलिक एसिड ही होता है। क्लियर यहाँ तक पार्ट सभी को? फिर मैंने इसके बाद सोर्सेज पढ़ाए थे, तो सोर्सेज आई थिंक आपको क्लियर हो गए होंगे, ठीक। विटामिन को डिवाइड कर रहे थे, अच्छा, विटामिन को हम 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, एक तो वाटर सॉल्युबल बोलते हैं और एक को फैट सॉल्युबल बोलते हैं। जो पानी में घुलनशील होते हैं उनको BC होते हैं, जो वर्ड आप यूज़ करते हो बहुत ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ, और फैट में जो सॉल्युबल होते हैं उनको कीड़ा बोलते हैं, ठीक है। मतलब विटामिन B एंड C आर वाटर में सॉल्युबल, एंड विटामिन K, E, D एंड A आर फैट में सॉल्युबल, ठीक है। क्लियर अभी? आज तो मोए मोए हो गया, अच्छा क्यों? सर बहुत भटकने के बाद आपके चैनल पर आया हूँ, मेरा केबल 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 नहीं केबल है, केबल जीके बहुत वीक है, प्लीज़ CDS और CGL के लिए, जीके के लिए कुछ बता दो। बता दें फिर, डरोगे तो नहीं? क्लास के बाद रुकना, तुम्ही को बताएंगे सिर्फ, ठीक है। काफ़ी देखो यार वाइड क्वेश्चन है ना, तो इसको केटर करने के लिए आप प्रीवियस वीडियोस चेक कर सकते हो कि काफ़ी बड़ा मतलब वाइड क्वेश्चन है। विटामिन B में बफर हुआ था, अब करवा दिए हैं सर, अब कितना करवाओगे उसको बार बार?
अब आते हैं सर फोटोसिंथेसिस, क्योंकि प्लांट वहाँ पे साइड में बैठे हुए सारी चीज़ें देख रहे थे, बोल रहे थे बड़ी जालिम है ये दुनिया, हमारे न्यूट्रिशन के बारे में तो कोई बात ही नहीं करता है। तो चलिए, फोटोसिंथेसिस वो मेथड होता है जिससे प्लांट अपना खाना बनाते हैं। हम किससे खाना बनाते हैं? हम एक्चुअल में प्लांट पे डिपेंडेंट रहते हैं। एक डीप ब्रीथ लो पहले। अब क्यों डीप ब्रीथ लिया, उसके पीछे का रीज़न है, अभी बताऊँगा आपको, ठीक है। तो एक्चुअल में होता क्या है कि जो हमारे प्लांट होते हैं वो खाना खुद से बनाते हैं। जो मेथड का यूज़ करते हैं उसको हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। जिस मेथड से प्लांट अपना खाना बनाते हैं उसको बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। क्लियर है? डेफिनेशन तो छोटे बच्चों की तरह लिखने की ज़रूरत होनी नहीं चाहिए, ठीक है। अगर आएगी तो समझ जाओगे कि भाई वो एक प्रोसेस होता है जिससे प्लांट अपना एक खाना खुद से बनाता है। मैंने इसे खाना का मतलब क्या है? खाना का मतलब है कार्बोहाइड्रेट। खाना का मतलब यही तो है, कार्बोहाइड्रेट। क्योंकि आपको बताए थे पॉलीसैकेराइड, याद करो, उसमें स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेलुलोज आ रहा था, तो स्टार्च के फॉर्म में अपना खाना स्टोर करते हैं, तो एक तरह का वो कार्बोहाइड्रेट ही तो है। तो यानी प्लांट्स खुद का कार्बोहाइड्रेट बना रहे हैं। हम जो हैं वो प्लांट्स पे डिपेंडेंट हैं कार्बोहाइड्रेट्स के लिए। इनको ही खाते हैं ना प्लांट्स को, वो फ्रूट्स को या फिर हरे पत्ती सब्जियों को, ठीक है। लौकी, कद्दू, भिंडी सब क्या है? प्लांट से मिल रहा है। ये खुद बना रहे हैं कार्बोहाइड्रेट, उन कार्बोहाइड्रेट पे हम डिपेंडेंट है। तो भाई कार्बोहाइड्रेट जो अपने खुद का बनाते हैं उसको ऑटोट्रॉफ बोलते हैं, स्वपोषी बोलते हैं। और जो 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 उस पर डिपेंडेंट रहते हैं, जैसे हम ह्यूमंस, तो हम हीटोट्रॉफ्स हैं। अभी हम वो देख लेंगे। तो कार्बोहाइड्रेट बना रहे हैं। अब कार्बोहाइड्रेट बना रहे हैं, कैसे बनाते हैं कार्बोहाइड्रेट? कार्बन और हाइड्रोजन का यूज़ करके बनाते हैं। कार्बन लेते हैं CO2 से, कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बन उठाते हैं, नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, उठाते हैं। कहाँ से लेंगे? एटमॉस्फेयर से। जब मैंने किया, ऑक्सीजन लिया, एक्सहेल किया, तो कार्बन डाइऑक्साइड निकाला, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो निकला ना वो प्लांट यूज़ करेंगे इसको, ठीक। तो निकाल दो तुम लोग भी थोड़ी थोड़ी कार्बन डाइऑक्साइड। हाइड्रेट का मतलब है वाटर लेंगे। ये वाटर कहाँ से लेंगे? नीचे से मतलब ग्राउंड से लेंगे तो वाटर ये नीचे से लेंगे। नीचे से कैसे लेंगे? याद करो, एक स्टेप, बारीक बारीक स्टेप को रिकॉल करो कि यहाँ पे रूट्स हैं, रूट्स में हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, इनकी एपिडर्मल सेल्स होती हैं। जो एपिडर्मल मतलब इनकी खाल, इसमें हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसको हम सीलिया बोलते हैं, जो कि इनका सरफेस एरिया इंक्रीज करते हैं फॉर दी वाटर एब्जॉर्प्शन। देन जाइलम के थ्रू ये वाटर मिनरल ऊपर ट्रांसपोर्ट होते हैं, और ये ट्रांसपोर्ट होते होते पहुँचते हैं ऊपर। कहाँ पहुँचते हैं ये वाटर? ये पहुँचता है, अभी देखेंगे कहाँ पे पहुँचता है, चलो देख ही लेते हैं कहाँ पे पहुँचता है। ये पहुँचता है क्लोरोफिल के पास। क्लोरोफिल क्या होता है? क्लोरोफिल वो पार्ट होता है जो ग्रीन पार्ट होता है प्लांट का। जहाँ जहाँ तुम्हें हरा दिख जाए वहाँ वहाँ क्लोरोफिल है, लेकिन जहाँ हरा ना दिखे दैट डजंट मीन कि वहाँ क्लोरोफिल नहीं है। कई बार ऐसा होता है, तुम्हें देखते होगे, पीले कलर के पेड़ होते हैं। सारे पेड़ हरे नहीं होते, ज़्यादातर आप मान लो हरे ही होते हैं, लेकिन सारे भी नहीं होते। तुम कभी देखो तो कुछ पीले टाइप होते हैं, कुछ लाल लाल टाइप दिखते हैं। तो वो क्या फोटोसिंथेसिस नहीं करते, वो अपना खाना खुद से नहीं बनाते हैं, लेकिन उनमें उतना ज़्यादा ग्रीन पार्ट नहीं होता, फोटोसिंथेसिस नहीं होता। बस बात इतनी सी। तो जो क्लोरोफिल है, थोड़ा समझते हैं। जब मैंने सेल ऑर्गेनल पढ़ाए थे तो मैंने एक सेल ऑर्गेनल पढ़ाया था, प्लास्टिड उसका नाम बताया था। और फिर तुम्हें बताया था इसके 3 प्रकार हैं, 3 बेटे हैं इसके। एक तो है क्लोरोप्लास्ट, एक होता है क्रोमोप्लास्ट, और एक होता है ल्यूकोप्लास्ट। फिर मैंने ल्यूको के भी 3 पार्ट पढ़ाए थे, ठीक है, लेकिन वो हम अभी उस पर उतना डीप पे जाएंगे नहीं। क्लोरो खाना बनाता है, ये कलर प्रोवाइड करता है, ये खाने को स्टोर करता है। अब जो क्लोरोप्लास्ट होता है, क्योंकि खाना बनाता है, तो इसीलिए इसको जो है हम किचन हाउस ऑफ द सेल ऑफ अ प्लांट सेल बोल देते हैं। किचन हाउस ऑफ सेल। ह्यूमंस में नहीं होते हैं ये, एनिमल सेल में नहीं होता। प्लास्टिड का खुद का क्या होता है जरा बताइए? प्लास्टिड और माइटोकॉन्ड्रिया का खुद का क्या होता है? तो ये जो क्लोरोप्लास्ट है, इसी क्लोरोप्लास्ट में ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये पूरा क्लोरोप्लास्ट है। देख लीजिए क्लोरोप्लास्ट। अब इस क्लोरोप्लास्ट में होता क्या है? थाइलाकॉइड होते हैं। इस क्लोरोप्लास्ट में थाइलाकॉइड होता है। थाइलाकॉइड जो है ये 2-3 चीज़ों का मिल के बना होता है। स्ट्रोमा होगा, ये ग्रेना होगा। एक्चुअल में ये आपका जो थाइलाकॉइड दिख रहा है, ये किसका मिलकर बना हुआ? ग्रेना। मेनली इस डिस्क शेप के स्ट्रक्चर, डिस्क इस तरह के स्ट्रक्चर हैं, डिस्क शेप के स्ट्रक्चर हैं, एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर बैठा हुआ है। इनको बोलते हैं ग्रेना। ये जो ग्रेना होते हैं ना, एकदम लाइट को एकदम पकड़ के एकदम जाने नहीं देते हैं। लाइट आती है एकदम
जब्त कर लेते हैं लाइट को ये लोग। ये जो एक एक्वस लिक्विड टाइप का जो आपको मटेरियल दिख रहा है, जैसे हम सेल के अंदर देखते हैं ना साइटोप्लाज्म भरा हुआ है, वैसे ही इसमें स्ट्रोमा भरा हुआ है। यानी स्ट्रोमा ये एक लिक्विड टाइप है और ग्रेना ये डिस्क तरह का स्ट्रक्चर है। जो डिस्क तरह का स्ट्रक्चर है इसी के बीच में छुप के बैठा हुआ है क्लोरोफिल, जो कि सनलाइट को ट्रैप कर लेता है। किसको ट्रैप कर लेता है? सनलाइट को। तो यानी कि ये प्रोसेस, ये रिएक्शन को कैरी आउट करने के लिए एनर्जी की नीड होती है। ये एनर्जी कहाँ से मिलती है? सनलाइट से मिलती है। तो सनलाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, क्योंकि उसके बिना ये रिएक्शन पॉसिबल ही नहीं है। कई बार ये क्वेश्चन पूछता है कि हमारे जितने भी प्लांट्स हैं वो कितनी % ऑफ सनलाइट को ट्रैप कर पाते हैं, जितने भी हमारे टेरेस्ट्रियल जो ज़मीन पे पेड़ पौधे लगे हुए हैं, बिकॉज जो पानी के अंदर है वो भी फोटोसिंथेसिस करते हैं, वो अभी हम देखेंगे। वो होते हैं हमारे फाइटोप्लैंक्टन। जो हमारे शैवाल होते हैं, एल्गे, वो भी फोटोसिंथेसिस करते हैं, यानी वो भी ऑटोट्रॉफ होंगे। तो इसका उत्तर होगा 1%, 1% मैक्सिमम सनलाइट का यूज़ करते हैं ये जो हमारे प्लांट्स होते हैं। जब हम इकोलॉजी पढ़ेंगे, एनवायरनमेंट एंड इकोसिस्टम, तो उसमें पढ़ेंगे कि ट्रॉफिक लेवल ये सब क्या होते हैं। अभी के लिए ठीक है, कार्बोहाइड्रेट बना रहे हैं ना, कार्बोहाइड्रेट यानी कार्बन और हाइड्रेट का मतलब है वाटर, यही तो बना रहे हैं, बन गया कार्बोहाइड्रेट। लेकिन सर ये थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है। जिन लोगों ने थोड़ी सी फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन पढ़ी होगी तो उनको अजीब सा लग रहा होगा। क्यों? क्योंकि एक्चुअल में कितने मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन और कितने मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन इसमें बने, वाटर बनेंगे, तो 6 बनेंगे। तो 6 लगा दीजिए यहाँ पे। तो इसको मैं किस तरह से लिख सकता हूँ अभी? C6H12O6। वैसे केमिस्ट्री तो पढ़ी नहीं है, लेकिन बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन नाम की भी कोई चीज़ होती है, तो वो अभी यहाँ पे देख लो। इस तरह से C6 6CO2 6H2O एनर्जी की प्रेजेंस, एनर्जी के प्रेजेंस में क्लोरोफिल में ये रिएक्शन होगी जहाँ पे कार्बोहाइड्रेट बनेगा। अब ये क्लोरोफिल का काम क्या था? एनर्जी को एब्जॉर्ब करना एंड वाटर के मॉलिक्यूल को तोड़ना, ब्रेकिंग दी वाटर मॉलिक्यूल। जो नीचे से वाटर का एब्जॉर्प्शन हुआ है तो उस वाटर के मॉलिक्यूल को तोड़ने का काम भी कौन करता है? क्लोरोफिल का ही काम होता है। क्लियर इतनी चीज़? तो यहाँ पे क्या मैं ये नहीं बोल सकता हूँ कि ये जो लाइट एनर्जी है, लाइट एनर्जी है, ये किस में कन्वर्ट हो रही है? ये केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, बिकॉज एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। और ये कर कौन रहा है? अगेन क्लोरोफिल ही कर रहा है। ये क्लोरोफिल किस मेटल का बना होता है? कोई बताए कि इसमें कौन सा मेटल कंटेंट होता है जिसकी वजह से इसको ग्रीनिश कलर मिलता है? जैसे कि हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन होता है, लेकिन हीमोग्लोबिन में कौन सा मेटल अटैच्ड होता है? आयरन। वैसे ही जो हमारा खून लाल होता है हीमोग्लोबिन की वजह से, वैसे जो पत्तियों का रंग होता है वो हरा होता है क्लोरोफिल की वजह से, और इसमें जो मेटल होता है वो मैग्नीशियम होता है। और क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट का ही पार्ट होता है, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। अगर पूछ ले कि पेड़ या फिर पत्तियों का रंग हरा क्यों होता है, तो क्लोरोप्लास्ट की वजह से होता है। क्लोरोप्लास्ट ऑप्शन में नहीं है तो क्लोरोफिल की वजह से होता है। दोनों है तो फिर क्लोरोप्लास्ट मार्क करोगे। अब ये जो क्लोरोफिल होता है ना, ये भी डिफरेंट तरह का होता है, पता तुम्हें? जानने की ज़रूरत है भी नहीं वैसे कि टाइप्स क्या हैं। लेकिन अगर कभी ये क्वेश्चन पूछ ले तुमसे, कभी मान लो तुम जा रहे हो, तुमसे कोई इधर आओ क्लोरोप्लास्ट, ये जरा एक क्वेश्चन बताओ, तो तुम पूछो क्या क्वेश्चन? तो अगर वो तुमसे ये क्वेश्चन पूछे कि ये बताओ कि जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है तो उसमें सनलाइट आती है। सनलाइट मैंने फिजिक्स में पढ़ाया था, एक तरह की वाइट लाइट है, और वाइट लाइट जो है वो 7 डिफरेंट रंगों से मिलकर बनी हुई है, जिसको बोलते हैं विबग्योर। विबग्योर पढ़ाया था मैंने आपको। इसमें से सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किसकी होती है और सबसे कम किसकी होती है? तरंग दैर्ध्य। तो अगर पूछ ले सबसे ज़्यादा यूज़ किस लाइट का होता है और सबसे कम किसका होता है, तो ध्यान रखना सबसे ज़्यादा इसका होता है, ठीक है। हाईएस्ट यूज़ रेड कलर की लाइट का होता है और सबसे कम ग्रीन का होता है, क्योंकि बाकी जो है ये क्योंकि जो जी है, जो ग्रीन है, ये आपका ग्रीन का इसका सबसे लीस्ट यूज़ होता है, क्योंकि इसको कोई भी टाइप ऑफ क्लोरोफिल एक्सेप्ट करने से मना करता है। नहीं सब मना कर देता है, हमारे पास मत आओ। तो इसी वजह से जब ये हमें पत्तियों का रंग दिखता है तो एकदम ग्रीन कलर का दिखता है, क्योंकि ग्रीन जो है वो रिफ्लेक्ट हो जाता है। तो ग्रीन का यूज़ सबसे कम होता है, रेड का यूज़ सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। जो हमारी एक तरह की हम बोल सकते हैं लाइट रिएक्शन होती है वो ग्रेना में होती है,
ग्रेना में क्या होती है, लाइट रिएक्शन होती है, लाइट रिएक्शन किसमें, ग्रेना में। और जो डार्क रिएक्शन होती है वो आपकी स्ट्रोमा में होती है। जो लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन होती है, जहाँ पे लाइट की नीड नहीं होती है, वो उसको हम बोलते हैं, ध्यान रखना, केल्विन साइकिल। केल्विन साइकिल ध्यान रखना किसको बोलते हैं, जो लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन होती है फोटोसिंथेसिस में, जहाँ पे लाइट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। डू नॉट कन्फ्यूज इट विद दी कर्ब साइकिल। कर्ब जो साइकिल होती है वो रेस्पिरेशन के टाइम पे होती है ह्यूमंस में, जिसको कि हम सिट्रिक एसिड की साइकिल भी बोलते हैं। ज़्यादा डीप में मैं आपको नहीं ले जा रहा हूँ, क्योंकि अगर आएगा तो आप कर लोगे भाई कर्ब साइकिल को और किस नाम से जानते हैं, सिट्रिक एसिड की साइकिल, और ये रेस्पिरेशन के टाइम पे होती है। जो केल्विन साइकिल होती है फोटोसिंथेसिस के टाइम पे क्लोरोप्लास्ट के अंदर होती है, लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन होती है आपकी, इसको बोलते हैं केल्विन साइकिल। कोई और, हाँ एक चीज़ और ध्यान रखना कि अब ये जो फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस हुआ पूरा, इसमें सिर्फ कार्बोहाइड्रेट ही नहीं बनेगी, इसमें ऑक्सीजन भी एज अ बाई प्रोडक्ट निकलेगा। जो हम ऑक्सीजन इनहेल कर रहे हैं वो फोटोसिंथेसिस से ही निकल रही है। तो शुगर और ऑक्सीजन बनते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, लाइट एनर्जी और वाटर का यूज़ करके। और ये ध्यान रखना कि ऐसा नहीं कि पूरा ऑक्सीजन ये फेंक देते हैं, कुछ ऑक्सीजन अपने पास भी रखते हैं रेस्पिरेशन करने के लिए। रेस्पिरेशन पढ़ाए थे तुम्हें, ह्यूमंस में एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, वैसे हर चीज़ में रेस्पिरेशन होता है, इनमें भी रेस्पिरेशन होता है प्लांट्स में, जिसके लिए इनको इसकी नीड रहती है। ठीक, इतनी चीज़ क्लियर, इतनी चीज़ यहाँ तक किसी को कोई डाउट तो नहीं है। अब हम प्लांट के मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट पढ़ लेते हैं, देन उसके बाद करेंगे क्वेश्चन सॉल्व। और एक चीज़ तो ध्यान रखना कि जो स्टोमेटा होते हैं यहाँ एक्सचेंज ऑफ गैसेस में बहुत हेल्प करते हैं। जो ऑक्सीजन निकलती है, CO2 आती है, वो स्टोमेटा के थ्रू ही होती है, जिनको कौन गार्ड करते हैं, गार्ड सेल्स गार्ड करते हैं। इसी से वाटर लॉस भी होता है। इसी से क्या होता है, इसी से आपका वाटर लॉस भी होता है। पानी जो निकलता है वाटर लॉस, वो इसी से ही होता है। ठीक है, जब गार्ड सेल्स खुलती हैं और जब पानी मान लो बहुत ज़्यादा हम डाल दें तो गार्ड सेल क्या होती हैं, फूल जाती हैं, टर्जिड हो जाती हैं। और वो जब फूल जाती हैं तो इस तरह से टर्जिड हो जाती हैं, तो खुल जाती हैं। जब अगर उनमें हम पानी डाल देते हैं तो वो खुल जाती हैं। जब पानी कम होता है तो बेचारी सिकुड़ जाती हैं, बंद हो जाती हैं ऐसे करके। ठीक है, तो वो गार्ड सेल्स उस केस में बंद हो जाती हैं। तो पता होना चाहिए पानी डालने में और पानी कम होने में क्या होता है। एंड वाटर लॉस को हम बोलते क्या हैं, तो वाटर लॉस को हम बोलते हैं ट्रांसपिरेशन। लेकिन एक और वाटर लॉस होता है जिसको कि हम गटेशन बोलते हैं। दोनों में अंतर ये होता है कि ट्रांसपिरेशन जो होता है वो स्टोमेटा के थ्रू होता है, एंड जो गटेशन होता है ये हाइडाथोड करके स्ट्रक्चर होते हैं। हाइडाथोड कहाँ देखने को मिलेंगे, जैसे स्टोमेटा तो तुम्हें पता है पत्तियों में, पत्तियों के नीचे खासकर ज़्यादातर हमें देखने को मिलते हैं स्टोमेटा। हाइडाथोड जो होते हैं वो जैसे स्टेम हो गया, स्टेम में जैसे स्टेम हो गया, तना हो गया, वो वहाँ पे बीच बीच में जो पोर्ट्स होते हैं वो हाइडाथोड। ये रात में होता है, नाइट के टाइम पे होता है। कुछ चीज़ें रात में होती हैं, रात में पानी निकलता है, और यहाँ दिन में पानी निकलता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट इनकी भी, माइक्रो माइक्रो न्यूट्रिएंट इनकी भी, तो जो मैक्रो इनको ज़्यादा अमाउंट में चाहिए होता है उसको मैक्रो न्यूट्रिएंट बोलते हैं, और जो कम अमाउंट में चाहिए होता है माइक्रो। तो ये होते हैं, ध्यान रखना है। NPK तो भाई सबको याद ही होगा, NPK है ना, जो हम यूरिया वगैरह में यूज़ करते हैं। तो यूरिया क्या होता है, NH2CO NH2, ऐसे तो उसका फॉर्मूला होता है। जिसको अच्छा ये बताओ यूरिया को सिंथेसाइज किसने किया था, जिनका नाम F से चालू होता है। ठीक है, और उस रिएक्शन को भी अगर आप बता सकें अभी हम देखेंगे। तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। NPK तो आपको याद होगा, देन कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, जो कि आपका कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, जो हमारा कार्बोहाइड्रेट है इसी से तो मिलकर बनता है। और ऐसे याद कर लो मग्घा सा, ठीक है, मग्घा सा, यानी कि मैग्नीशियम, कैल्शियम और सल्फर। अगर आपको मैक्रो याद हो गए तो इसके अलावा जितने भी बच जाएंगे वो हमारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स ही हो जाएंगे। ठीक, और अगर हम बात करें इसकी सिंथेसाइज किसने किया था, जो NH2CO NH2 होता है, जो कि हमारा पहला एक तरह का क्या है, ये है आपका यूरिया, जिसको सिंथेसाइज किया था फ्रेडरिक वोलर ने। ठीक है, फ्रेडरिक वोलर, जिसको कि हम वोलर सिंथेसिस के नाम से भी जानते हैं। बाकी ज़्यादा डिटेल्स इसकी हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, अभी इतना ही रखते हैं। ठीक है, केमिस्ट्री में इसके बारे में पढ़ेंगे। तो एक तो कार्बोहाइड्रेट याद कर लेना, CHO, NPK जो हम फर्टिलाइज़र में यूज़ करते हैं, ठीक है, प्लांट्स को देने के लिए, और सल्फर, कैल्शियम, मैग्नीशियम, मग्घा सा ऐसे याद कर लो। ठीक है, मग्घे से पानी डालते हैं उसमें प्लांट्स में। बाकी जितने बच के वो माइक्रो न्यूट्रिएंट हो जाएंगे प्लांट के। अब ये हमारा लास्ट स्लाइड है, न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन दो तरह का होता है, ऑटोट्रॉफिक स्वपोषी और हीट्रोट्रॉफिक। जो खाना अपना खुद से बनाते हैं, ग्रीन प्लांट्स हो गए,
ब्लू ग्रीन एल्गे हो गए, या फिर हमारे फाइटोप्लैंक्टन हो गए। फाइटोप्लैंक्टन में जब एनवायरनमेंट इन इकोसिस्टम पढ़ाऊंगा तो वहाँ पे देखेंगे जो हमारे मरीन इकोसिस्टम होता है, यानी कि जो समुद्र के अंदर जैसे मान लो है, तो वहाँ पे फाइटोप्लैंक्टन यानी कि पानी के अंदर जो हमारे फूड को प्रोड्यूस करते हैं। अब भाई पानी के अंदर जो मछलियाँ रह रही हैं उनको ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगी? तुम तो प्लांट से ले रहे हो, जो प्लांट छोड़ रहे हैं फोटोसिंथेसिस में। तो ऐसे ही फाइटोप्लैंक्टन जो लोग होते हैं अंदर प्लांट के, जो पानी के अंदर जो होते हैं, वो परफॉर्म करते हैं फोटोसिंथेसिस, वो ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं, जिसको कि हमारे लेते हैं कौन? जो हमारे जीव जंतु होते हैं मरीन, जो पानी में रह रहे हैं। और वहीं से हमारा कॉन्सेप्ट निकल के आता है डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन का कॉन्सेप्ट, डीओ। वहीं से कॉन्सेप्ट आता है बीडीओ, बायोलॉजिकल डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन। ठीक है, तो वो सारे कॉन्सेप्ट हम एनवायरनमेंट में पढ़ेंगे। तो हीट्रोट्रॉफिक वो होता है जहाँ पे हम कार्बोहाइड्रेट के लिए दूसरे पे डिपेंडेंट रहते हैं। इसमें 3 मोड ऑफ न्यूट्रिशन आते हैं, सैप्रोफाइटिक, पैरासाइटिक और होलोजोइक। सैप्रोफाइटिक का मतलब ये होता है, ये भी इन्वायरमेंट में थोड़ा डीप में पढ़ेंगे, दैट इज़ जो डेड एंड डिकेइंग मैटर में जो सड़ रही हुई चीज़ों में अपना खाना ढूंढते हैं, जैसे फंगस, ईस्ट, ये सब सैप्रोफाइटिक होते हैं। जैसे कि कोई भी चीज़ मान लो कि कोई जैसे पेड़, कोई भी ऑर्गेनिक चीज़ हो गई, जैसे कि मान लो कोई पेड़ पौधा गिरा, या फिर मान लो कोई जानवर मर गया, मान लो कोई छोटा सा मान लो चूहा मर गया, तो उसका क्या होगा? ये सैप्रोफाइट आएंगे, उसको खा जाएंगे। छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म भी होंगे, बड़े बड़े जैसे चील का हुआ है, तो ये सब सैप्रोफाइट हैं एक तरह के। ठीक है, तो अगर हम बात करें जो पैरासिटिक होते हैं, पैरासिटिक वो होते हैं, इनको हिंदी में परजीवी बोलते हैं। परजीवी मतलब जो दूसरों पे डिपेंडेंट है, मतलब दूसरे किसी को होस्ट बना रहा है, जैसे कि दूसरों पे पल रहा है। पैरासिटिक दूसरों पे पल रहा है, जैसे कैसकटा हो गई, अमर बेल जिसको हिंदी में बोलते हैं, दूसरों पे चढ़ के जाती है, ये दूसरों पे पलती बढ़ती है। जैसे कि हमने पढ़ा था निमैटोड के बारे में, ये फाइलम होता है प्लांट किंगडम, सॉरी एनिमल किंगडम का निमैटोड, जिसको एस्चेलमेंथिस के नाम से जानते हैं। तो निमैटोड में क्या आते हैं? निमैटोड की किस तरह की बॉडी होती है? सिलेंड्रिकल। इसमें आते हैं राउंड वॉर्म, है ना, फाइलेरियल वॉर्म, एस्चैरिस होता है, वुशेरिया होता है, इसके एग्जाम्पल्स। ये क्या करते हैं? छोटी आंत में, स्मॉल इंटेस्टाइन में बैठते हैं, और जो हम खाना खाते हैं उसको अब्जॉर्ब करते हैं। तो इन्होंने हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन को एज अ होस्ट बना रखा है, यानी पैरासिटिक है, परजीवी हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में छिप के रह रहे हैं ये। ठीक है, तो पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन उनका है। हमारा ह्यूमंस का होलोजोइक है, अमीबा लोगों का भी होलोजोइक है, डॉग का भी होलोजोइक है। अब जैसे सैप्रोफाइट में फंगस या बैक्टीरिया लोग पता है क्या करते हैं? जो भी इनके डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं फेंक के मारते हैं बाहर, उसको तोड़ते हैं और फिर अंदर ले लेते हैं। होलोजोइक में क्या होता है? थैंकू हो जाता है। होलोजोइक में ये होता है कि जो भी पूरा डाइजेशन होता है वो बॉडी के अंदर ही होता है होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में। होलोजोइक का जैसे मैं आपको एग्जांपल कोट करूं तो मैन में होता है क्या, या फिर अमीबा में कैसे होता है? अमीबा में तो ऐसे हम पढ़ चुके हैं, मैन में भी क्या होता है? तो खाना खाते हैं, खाना खाते हैं तो अंदर जाता है, अंदर ही पूरा, क्या डाउट आ रहा है? ये सुधर जाओ। ठीक है, तो अंदर जाता है खाना और अंदर ही पूरा डाइजेशन हो जाता है, इसको हम बोलते हैं होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अमीबा में कैसे होता है? मैंने आपको समझाया था, जैसे मान लो अमीबा है, किसी भी शेप का हो सकता है ये। मान लो इसको कोई फूड पार्टिकल दिखा, ये अपने फॉल्स फीट फैलाएगा, जिसको हम सीडोपोड्स बोलते हैं। इसके अपेंडेजेस होते हैं, इसके अपेंडेजेस को सीडोपोड बोलते हैं, है ना। या तो पैरामीशियम में सीलिया होते हैं, और बैक्टीरिया में फ्लैगला होता है, यूग्लेना में फ्लैगला होता है। तो इसको अंदर लेगा, जब अंदर लेगा तो क्या हो जाएगा? फूड वैक्यूल क्रिएट करेगा। फूड वैक्यूल, इसमें स्टेजेस होती हैं, मैं आपको स्टेजेस भी लिख देता हूँ। जैसे सबसे पहले तो इंजेक्शन होगा, खाने का अंदर लेना, उसको इंजेक्शन बोलते हैं। देन खाना डाइजेस्ट होता है, इसको बोलते हैं खाने का डाइजेशन। देन न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब होते हैं, याद आ रहा है? स्मॉल इंटेस्टाइन में फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जो सरफेस एरिया इंक्रीज करते हैं फॉर फूड एब्जॉर्प्शन, नाम बताइए उनका। देन क्या होता है? देन एसिमुलेट होते हैं, न्यूट्रिएंट्स का एसिमुलेशन होता है। ये स्टेजेस होती हैं होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में। एंड देन वो खाना बाहर निकल जाता है, जो भी चीज़ हमें अनवांटेड होती है, नीडेड नहीं होती है। तो जो फूड वैक्यूल बना है, इसमें जो नीड नहीं है वो बाहर निकल जाएगा, जैसे ह्यूमंस में भी होता है। ठीक है, तो चलिए अभी करते हैं सर क्वेश्चंस, जल्दी से आ जाते हैं क्वेश्चंस पे। और आईपीएल में किसका मैच है आज? है लगता है कुछ ठीक ठाक चल नहीं रहा आईपीएल में। विली होते हैं, बिल्कुल प्रगति सही है, नैन्सी शिवांगी सही है, विली होते हैं हमारे। सर आप प्रॉपर नोट्स क्यों नहीं प्रोवाइड कर रहे? किस चीज़ के प्रॉपर नोट्स नहीं प्रोवाइड कर रहे? अच्छा, बैच में नहीं होंगे, ओके हर्ष, सही पकड़े हो तुम। 3 बार पढ़ने का मज़ा ही अलग है, क्या बात है, मज़े ले रहे हैं इसकी माँ का, मज़े ही मज़े।
Which natural bioactive water soluble phenolic group is present in fruit, vegetable, grains and with red, purple, blue and black hues? Hues क्या मतलब है? कलर्स. तो ये बोलते हैं इसको क्या? एंथोसाइनिन. ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा. विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट्स इज अवेलेबल मेनली इन एप्पल्स? एप्पल में कौन सा होता है? तो एप्पल में, सेब में कौन सा न्यूट्रिएंट होता है? तो सेब में न्यूट्रिएंट होता है जिसको हम बोलते हैं पोटेशियम. पोटेशियम का सिंबल होता है के. ये लैटिन वर्ड से बना है कैलियम. हम केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे. ठीक है, कैलियम. तो एप्पल्स में ये पोटेशियम होता है. पोटेशियम, सोडियम पोटेशियम हमारे कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स में भी हेल्प करते हैं, ध्यान रखना. विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रेन्स कंटेन्स ओराइजिनिन? किस ग्रेन में आपको ओराइजिनिन देखने को मिलेगा? बार्ले में, वीट में, सोयाबीन में या फिर राइस में? तो ओराइजिन आपको देखने को मिलेगा राइस में, चावल में देखने को मिलेगा. ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा. ऑप्शन नंबर डी. ठीक है, ये एक तरह का ग्लूटेलिन. आपने सुना ग्लूटेलिन? नहीं सुना, चलो फिर रहने दो. ठीक है, चलो अगला है हमारा व्हाट हैपन्स. तो जो लोग का ग्लूटेन होता है ना, ग्लूटेन जो वीट में होता है, तो जिन लोगों को मतलब क्या होता है, कई लोग एलर्जी होती है ग्लूटेन से, तो उनके लिए रिकमेंड किया जाता है ओराइजिनिन वाला है. ठीक है, राइस. व्हाट हैपन्स टू दी गार्ड सेल्स व्हेन वाटर फ्लोज इनटू देम? तो जब वाटर फ्लो कर जाता है तो उसमें क्या हो जाता है? तो मैंने अभी आपको बताया था जैसे कि ये गार्ड सेल्स हैं, इसमें आपका वाटर चला जाएगा तो फूल जाएंगे. फूल के ऐसे हो जाएंगे, ये टर्जिड हो जाएंगे. और जब टर्जिड हो जाएंगे तो ये खुल जाएंगे, ओपन हो जाएंगे. जब बेचारों में पानी नहीं होगा तो सिकुड़ जाएंगे, ये क्लोजिंग हो जाएगी इसकी. तो आंसर क्या होगा? तो जब गार्ड सेल्स एंड वाटर फ्लोज इनटू देम दे ओपन. ऑप्शन नंबर बी, स्टोमेटल पोर्स ओपन. चलो आगे बढ़ते हैं. प्लांट्स दैट आर अडेप्टिव टू लिव अंडर प्लेंटी ऑफ सनलाइट. जो बहुत सारी सनलाइट में प्लेंटी ऑफ सनलाइट मिलती है, उसमें अडेप्टेड है रहने के लिए, तो उनको क्या बोलते हैं? जीरोफाइट्स? नहीं, जीरोफाइट्स तो वो होते हैं जो डेजर्ट्स में रहने के कैपेबल होते हैं. हीलियोफाइट्स होते हैं. अच्छा, हेलोफाइट से कंफ्यूज मत करना. हेलो वर्ड जहाँ भी दिख जाए तुमको, जहाँ भी हेलो वर्ड दिख जाए, इसका लेना और देना होता है सॉल्टीनेस से. तो भाई जो प्लांट सॉल्ट में रहने, जैसे कि जो एग्जाम्पल कोट करोगे, कौन से प्लांट होंगे ये? याद आ रहा आपको कि तटों में, यानी कि यहाँ पे हमें किस तरह के प्लांट्स देखने को मिलते हैं? तो याद अगर आपको आ रहा हो तो मैंने बताया था ज्योग्राफी में, मैनग्रूव्स होते हैं, मैनग्रूव वन. तो ये सॉल्ट टॉलरेंट प्लांट होते हैं. तो जो सॉल्ट टॉलरेंट होते हैं वो होते हैं हेलोफाइट्स, उनको बोलते हैं. ठीक है. द लीव्स हैव अ ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड एज डैश विच हेल्प्स लीव्स टू कैप्चर द एनर्जी फ्रॉम द सनलाइट. तो क्या होता है जो सनलाइट कैप्चर करने में हेल्प करता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? क्लोरोफिल. ऑप्शन नंबर बी. विच प्लांट टिश्यू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल टू द स्टेम्स? आसान है, जाइलम. पैरेन्काइमा क्या करता है? ये क्या है? कॉम्प्लेक्स प्लांट टिश्यू है, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है. ठीक है. एंड पैरेन्काइमा क्या करता है? फूड स्टोरेज करता है. इसी के दो पार्ट होते हैं, एरेन्काइमा जिसमें एयरी स्पेसेस होती हैं जो प्लांट को फ्लोट करने में हेल्प करते हैं, एंड इसी का पार्ट होता है क्लोरेन्काइमा. कॉलन आपका फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, थिकन एट द इरेगुलरली थिकनिंग कॉर्नर्स पे होती है. एंड ये हमें जो ये पार्ट होता है ना, लीव का इंटरनोड्स, यहाँ पे देखने को मिलता है. फ्लोएम ये फूड का ट्रांसपोर्टेशन करते हैं. जो हमने अभी फूड बनाया था फोटोसिंथेसिस में, जो खाना बनाया था, वो फ्लोएम के थ्रू ही, वही फूड है, वही जो फ्लोएम के थ्रू ट्रांसपोर्ट होगा. तो इनको हम कंडक्टिंग टिश्यूज़ बोलते हैं, सवनी ऊतक बोलते हैं. और ध्यान रखना कि फूड जो होता है प्लांट में हर जगह बनता है जहाँ जहाँ क्लोरोफिल होता है, जहाँ जहाँ ग्रीन पार्ट होता है. ठीक है. जैसे कि अगर मान लो कोई फल है, फल हरे कलर का है, ग्रीन है ना, वहाँ भी फोटोसिंथेसिस होगा. तना है, स्टेम, जहाँ भी, ऐसा नहीं सिर्फ पत्तियों में ही फोटोसिंथेसिस होता है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स? सभी के लिए अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है? सन है, ऑब्वियस ही बात है. सन नहीं होगा तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो फिर प्लांट अपना खाना नहीं बनाएंगे, तो फिर हमें कहाँ से खाना मिलेगा? दी मोड ऑफ, बोलोगे हम जानवरों को मार के खा लेंगे, हम नॉन वेजिटेरियन, तो जानवर कहाँ से खाएंगे फिर? द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म मेक फूड देमसेल्स फ्रॉम सिंपल सब्सटेंसेस. खुद के लिए खाना बनाते हैं सिंपल सब्सटेंसेस से, खुद के लिए खाना बनाते हैं. दैट मीन्स ऑटोट्रॉफिक होंगे. जो हमारे ये सेप्रोट्रॉफिक है, तो हीट्रोट्रॉफिक का ही है ना पार्ट. ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा. क्वेश्चन नंबर 10. प्लांट्स रिक्वायर न्यूट्रिएंट्स फॉर द ग्रोथ विच कैन बी सप्लाइड थ्रू? तो सॉइल एंड एयर ओनली नहीं, सॉइल, वाटर एंड एयर. ठीक है. तो वाटर एयर सबसे मिलता है, सॉइल, वाटर, एयर. वाटर कम्स आउट ऑफ द लीव्स इन द फॉर्म ऑफ वेपर बाय द प्रोसेस कॉल्ड एज क्रीपर्स, ट्रांसपोर्टेशन, वेनेशन या फिर ट्रांसपीरेशन. तो मैंने आपको बताया था, इसको बोलते हैं क्या? वेपर्स, फॉर्म ऑफ वेपर्स बाय प्रोसेस. तो ये लीव्स के थ्रू निकलते हैं, इसको ट्रांसपीरेशन बोलते हैं, स्वेद.
मैंने आपको बताया था कहाँ से निकलता है, स्टोमेटा से निकलता है। और जो हमारा हाइडाथोड होता है, हाइडाथोड से गटेशन बोलते हैं जो रात में होता है। 12th, द ब्रॉड ग्रीन पार्ट ऑफ द लीफ इज कॉल्ड एज, ब्रॉड ग्रीन पार्ट ऑफ द लीफ इज कॉल्ड एज, इसको बोलते हैं वेन्स। तो यार ये होती हैं वेन्स, तो तुम्हारी लीव्स में ये होती है ना, ये वेन्स होती हैं। और वेन्स में कौन से टाइप ऑफ प्लांट टिश्यूज़ होते हैं जरा बताइए। कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स नहीं, सिंपल होते हैं वो। तो आंसर क्या होगा, लैमिना बोलते हैं उसको। और वेन्स में होता है तुम्हारा स्क्लेरन काइमा, स्क्लेरन काइमा होता है वेन्स में। अगला है द ग्रीन प्लांट्स इन टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम कैप्चर। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम का मतलब होता है जो ज़मीन वाला है, पानी वाला नहीं, ज़मीन वाला। अबाउट द परसेंटेज, कितना कैप्चर करते हैं, तो मैंने बताया था मैक्सिमम 1% कैप्चर करते हैं ये। 14th, नट्स, वेजिटेबल ऑयल एंड फिश आर गुड सोर्सेज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो जो नट्स होते हैं, वेजिटेबल ऑयल, फिश, ये सब अच्छे सोर्स होते हैं कार्ब, मिनरल, हेल्दी फैट या फिर प्रोटीन। तो ये सारे हेल्दी फैट के अच्छे ऑप्शंस होते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही आंसर होगा। प्रोटीन तो आपको वही जैसे मैंने बताया एग वाइट हो गया, या फिर नॉन वेजिटेरियन हमारे कुछ सोर्सेज होते हैं, सोयाबीन हो गया, उसमें काफ़ी अच्छा मिलता है। विच न्यूट्रिएंट इज क्लोरेला रिच इन। क्लोरेला क्या होता है हमारे एक तरह का, कौन सा तरह का एल्गे होता है। और एल्गे मैंने आपको बता दिया अभी कि एल्गे में भी फोटोसिंथेसिस होता है आपका, तो ये आपका प्रोवाइड करता है प्रोटीन। रफेज मैंने आपको बताया था, जिनको डाइट्री फाइबर्स के नाम से भी जानते हैं, ये क्या करते हैं, ये एज सच कोई बड़ा मेजर रोल नहीं है, लेकिन रोल तो इनका अच्छा खासा है। एंड दैट इज़ जो भी खाना है वो हमारी आंतों में चिपके नहीं, पेट में, मतलब आंतों से यानी स्मॉल इंटेस्टाइन, स्टमक से आराम से एकदम मक्खन की तरह एकदम निकले, ठीक है। दैट इज कॉल्ड एज फाइबर रफेज। ये इनका मेन काम होता है ताकि स्मूदनिंग प्रोवाइड करना स्मॉल इंटेस्टाइन की। तो ये हमें फाइबर भी खाने जो होता है ना, जैसे हम मान लो फ्रूट जूस पीते हैं, तो बोला जाता है कि फ्रूट को अगर ऐसे ही हम कंज्यूम करेंगे ज़्यादा अच्छा है, अदर देन फ्रूट जूस पिएं। रीज़न उसका ये है कि फ्रूट जूस में सिर्फ फ्रूट शुगर ही आई, फ्रुक्टोज ही आई, और बाकी जो शुगर थोड़ी बहुत है सुक्रोज और ग्लूकोज। लेकिन जब हम पूरा फ्रूट खाते हैं तो उसमें फाइबर भी मिलता है, क्योंकि वो जो बाकी का जो हम फेंक देते हैं जूस के बाद, तो उसमें फाइबर होता है वो, ठीक है। क्लोरेला की अगर बात करें तो एक तरह का ग्रीन एल्गे होता है ना, हरा शैवाल होता है, ग्रीन एल्गे। अगला है हमारा आयरन, आयोडीन एंड जिंक कैन बी कंसिडर्ड एज विच ऑफ द फॉलोइंग। हाँ, धोखने में काम आता है क्या, धोखने में काम आता है, समझा नहीं मैं। तो आयरन, आयोडीन एंड जिंक कैन बी कंसिडर्ड एज, तो ये क्या हमारे, ये हमारे क्या है, हमारे हम माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं हमारे। आयरन की कमी से क्या होता है, अनीमिया होता है। आयोडीन से गोइटर, जिंक से पता नहीं। 17th, स्टार्चेस फाउंड इन ब्रेड, सीरियल्स एंड पास्ता आर मेड अप ऑफ लॉन्ग चेन्स ऑफ, लॉन्ग चेन्स, तो ये भाई क्या है, ब्रेड है, सीरियल्स हैं, तो ये हमारा माल्टोस बताया था ना मैंने आपको, ठीक है। माल्टोस जो हमारी सीरियल, जो ग्रेन शुगर जिसको बोलते हैं। जरा बताओ ये ल्यूकोप्लास्ट के टाइप हैं, ये तो तुरंत आने चाहिए। मैंने आपको बताया था एमाइलो, एल्यूरो, ल्यूरो, र प्रोटीन, ठीक है। माइलो, माइलो कार्बोहाइड्रेट, क्योंकि एक होता है इलाइयो, 3 बच्चे होते हैं लाइक इसके ल्यूकोप्लास्ट के। लाई में क्या होता है, ऑयल होता है, तो ऑयल एंड फैट्स इलाइयोप्लास्ट। तो सही आंसर इसका होगा, दोनों ही गलत हैं। इसमें होता है प्रोटीन, ऑयल्स एंड फैट होता है इलाइयो में, एमाइलो में होता है कार्बोहाइड्रेट, नीदर वन नॉर टू। हाउ इज़ फूड स्टोर्ड इन ब्राउन एल्गे। ब्राउन एल्गे क्या होता है, ब्राउन एल्गे के मैंने आपको टाइप्स बताए थे। ब्राउन एल्गे को किस नाम से जानते हैं, फाइके, स्टडी ऑफ फाइके एल्गे क्या बोलते हैं, फाइके, ये हो गया ब्राउन एल्गे। ब्राउन एल्गे मैंने आपको बताया था, ब्राउन एल्गे को हम केल्प के नाम से भी जानते हैं, जैसे कि आपका सैरगैसम, जो भूरी घास जिसको बोलते हैं ब्राउन ग्रास, जो कि कहाँ पे देखने को मिलती है, अटलांटिक ओशन, जो नॉर्थ अटलांटिक ओशन है उसके सेंटर में, तो इसी वजह से सी को सरगैसो सी बोल देते हैं, बॉर्डरलेस सी, सी विदाउट बॉर्डर्स। और एक होता है हमारा लैमिनेरिया, बताया था मैंने, लैमिनेरिया, इन सब को खाने के लिए भी यूज़ करते हैं, तो लैमिनेरिया को ही मेनली हम केल्प के नाम से जानते हैं। तो लैमिनेरिया, ब्राउन एल्गे, उस तरह से आप इसको कर सकते थे। स्टडी ऑफ एल्गे को फाइकोलॉजी बोलते हैं। न्यूमैटोफोर्स आर स्पेशलाइज डैश इन हाइड्रोफाइट्स, हाइड्रोफाइट्स मतलब जो पानी में रह सकते हैं प्लांट, हाइड्रोफाइट्स। एंड ये मैंने आपको ज्योग्राफी में पढ़ाया था न्यूमैटोफोर्स के बारे में, अगर पता हो आपको तो। कब मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे जो हमारा जो सुंदरबन डेल्टा होता है या फिर ऑल अलोंग दी कोस्ट, हमें मैनग्रूव फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं, जिनको लिटोरल स्वैम्प फॉरेस्ट के नाम से भी जानते हैं। यहाँ के जो मैनग्रूव फॉरेस्ट है उनको सुंदरबन फॉरेस्ट के नाम से जानते हैं, बिकॉज सुंदरी ट्री पाए जाते हैं। सुंदरबन डेल्टा बोलते हैं यहाँ पे जो मेघना, जो गंगा और ब्रह्मपुत्रा मिलकर बनाती हैं सबसे बड़ा विश्व का डेल्टा, तो उसको सुंदरबन डेल्टा इसीलिए बोलते हैं बिकॉज इन मैनग्रूव फॉरेस्ट में सुंदरी ट्री पाए जाते हैं, और वो सुंदरी ट्री के जो सुंदरबन नाम पड़ा। ये सुंदरी जो ट्री होते हैं या फिर कोई भी जो मैनग्रूव
होते हैं, क्योंकि पानी के अंदर रहते हैं तो ये अपनी जो रूट्स होते हैं उनको बाहर निकाल लेते हैं सांस लेने के लिए, उनको बोलते हैं न्यूमैटोफोर्स। ठीक है, तो एक तरह की रूट्स होती हैं, ऑप्शन नंबर बी। और ये हमारे कैसे होते हैं, विवी पैरस इन नेचर होते हैं, यानी अपने सीड को जो है अपने रखे 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 ही पूरा जर्मिनेट कर लेते हैं अपने साथ में रखे रखे ही। 21 at least dash of the carbon dioxide fixation on earth is carried out by algae through photosynthesis। तो एलगेज लोग जो हैं कितना एटलीस्ट डैश ऑफ द कार्बन, ठीक है, तो ये रफली हाफ 50% जो है लगभग फिक्सेशन कार्बन डाइऑक्साइड का एलगे करते हैं। फिक्सेशन का मतलब है CO2 लेना, देन खाना बनाना, देन O2 रिलीज़ करना, इसको फिक्सेशन बोलते हैं। ठीक है, आई थिंक न्यूट्रिशन एंड प्लांट के आप सारे इतने सारे क्वेश्चन कर पाएंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन भी कर ही पाएंगे। लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन कौन सी होती है, कौन सी होती कौन सी होती कौन सी होती कैल्विन साइकिल होती है। ठीक है, कैल्विन साइकिल है ना, कर्ब साइकिल अलग होती है। तो ये सारे क्वेश्चंस आप आई थिंक कर पाएंगे। अब न्यूट्रिशन एंड एनिमल्स के कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। करंट अफेयर का क्लास नोट कब मिलेगा सर? अभी अपलोड हुए नहीं क्या? मैगज़ीन तो आपकी अपलोड हो गई है सर एंड मैम, जितने लोग करंट अफेयर वाले कोर्स में हैं, मैगज़ीन आपकी अपलोड हो चुकी है मार्च महीने वाली। और इस बार आपको कुछ अलग बढ़िया फीचर देखने को भी मिलेगा, आखिरी में देखिएगा मैगज़ीन के। सर मुझे प्रोटीन दिला दो बेटा हिटलर, तुझे प्रोटीन क्या, तुझे मैं बहुत कुछ दूंगा, तू आ तो एक बार। प्रोटीन के अलावा बहुत कुछ देंगे तुमको, आओ। विच एसेंशियल मैक्रो न्यूट्रिएंट प्लेज अ क्लियर रोल इन द सिंथेसिस, स्टोरेज एंड सेक्रेशन ऑफ इंसुलिन इन द हेक्सामेरिक फॉर्म एज वेल एज इन द कॉन्फर्मेशनल इंटीग्रिटी ऑफ इंसुलिन? जिंक, फ्लोराइड, सेलेनियम, एफ, फॉस्फोरस। सही आंसर होगा एसेंशियल मैक्रो, ठीक है, तो ये फॉस्फोरस होगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इंसुलिन के स्टोरेज और सेक्रेशन में जो हेल्प करता है दैट इज़ फॉस्फोरस। और इंसुलिन हमें पता है ये कौन सा ग्लैंड हमारा हार्मोन रिलीज करता है, इंसुलिन? विच ऑफ द फॉलोइंग, क्या 24 में क्या लिखा हुआ है? लाइट इंडिपेंडेंट होगा यार ये। ठीक है, द डैश इज द टर्म यूज्ड फॉर द रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड जी स्टोर्ड बाय द, अरे यार क्वेश्चन की लैंग्वेज तो पढ़ो, क्या लैंग्वेज बोल रहा है कि द डैश इज द टर्म यूज्ड फॉर द रिएक्शंस ऑफ फोटोसिंथेसिस दैट यूज द एनर्जी स्टोर्ड बाय लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन टू फॉर्म। यानी कि ये भाई साहब जो हैं जिसके बारे में क्वेश्चन पूछ रहा है, जो कि कैल्विन साइकिल है, वो उस एनर्जी को यूज़ करता है जो लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन में यूज़ हुई थी। थाइलाकॉइड था, यहाँ पे ग्रेना था, ग्रेना और स्ट्रोमा लिक्विड था, तो ग्रेना लाइट रिएक्शन हो रही थी यहाँ पे, तो यहाँ से ग्रेना में लाइट, यही तो स्टोर कर रहे हैं लाइट को, यही तो लाइट को स्टोर कर रहे हैं, इनके बीच में क्लोरोफिल है, देन इसी को यूज़ कर रहा है ये लाइट इंडिपेंडेंट वाला जिसको कैल्विन साइकिल बोलते हैं। पढ़ो तो लो क्वेश्चन क्या है। ठीक है, तो ये हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट बी विटामिन? तो फर्स्ट देखो, यही आई थिंक ये CPO में पूछा गया था, यही सेम क्वेश्चन CGL मेन से पूछा गया 2022 में। तो विटामिन B1 होगा, B1 मतलब थायमिन, दूसरा राइबोफ्लेविन है ना। फोलिक एसिड कौन सा विटामिन है जरा बताओ? फोलिक एसिड। सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रिगार्ड्स टू विटामिन, विटामिन के संबंध में कौन सा यहाँ पे गलत है, ये आपको बताना है। प्लांट्स कैन सिंथेसाइज ऑलमोस्ट ऑल विटामिन, सही, ऑलमोस्ट ज़्यादातर विटामिन से खुद बना लेते हैं। विटामिन आर ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये भी सही है। Some bacteria in the gut do not produce vitamin. Some bacteria in the gut do produce vitamin. कैसी बात कर रहे हो तुम? Most of our vitamins cannot get synthesized in sufficient amount in our body. बिल्कुल ज़्यादातर vitamins हमारे synthesize नहीं हो पाते हैं, लेकिन कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो हमारे गट्स में, हमें ना को होता था ना, बैक्टीरिया हर जगह हैं, गुड भी हैं बैड भी हैं। वायरस तो बैड ही बैड हैं, लेकिन बैक्टीरिया गुड भी हैं बैड भी हैं, तो गुड बैक्टीरिया होते हैं गट में। विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट हेल्थ बेनिफिट ऑफ विटामिन डी? विटामिन डी मतलब रेटिनॉल, सॉरी कैल्सीफ्रॉल बोलेंगे इसके केमिकल नेम को। कमी होगी तो बोन्स वीक हो जाएंगी। बोन्स कहाँ पे हैं? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑस्टियोपोरोसिस, सॉफ्ट बोन्स हो जाती है। मैगजीन्स के लास्ट में मॉडल्स ऐड हुई हैं क्या? अमन जायसवाल, तुम्हारी उम्मीदें जो हैं ऐसी ही हैं कुछ, है ना? देखना एक बार कौन सी मॉडल की फ़ोटो ऐड हुई है। द फूड कॉम्पोनेंट प्रेजेंट इन शुगर, फैट्स, वाइटामिन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन। तुम कहो तो करवा दें, बताओ। अगली बार से करवा दें क्या, बताओ। बीच बीच में कोट को हटा के वही सारी चीज़ें करवा दें हैं।
कुछ और ही मैगजीन बना दें फिर उसको। द फूड कंपोनेंट प्रेजेंट इन शुगर, क्या होता है शुगर में? फैट, विटामिन, कार्ब्स एंड प्रोटीन्स। तो कार्बोहाइड्रेट तो शुगर होती हैं, दो तरह की होती है, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। सिंपल मतलब मोनोसैकेराइड, और कॉम्प्लेक्स में ऑलिगो और पॉली, ठीक है, सॉरी डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। अगला क्वेश्चन है, मिल्क, सी फूड, नट्स, होल ग्रेन्स कंटेन हाई अमाउंट्स ऑफ विच मिनरल दैट सपोर्ट्स द बोन हेल्थ एंड आर बॉडीज रिपेयर प्रोसेस। तो क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है इसमें हमारी बोन हेल्थ। तो बोन हेल्थ मैंने बताया था, बोन का जो मैट्रिक्स बना होता है वो किसका बना होता है? कैल्शियम एंड फॉस्फोरस का। याद आ रहा है आपको कि भाई जैसे हमारा बोन एक कनेक्टिव टिश्यू है, तो जो कनेक्टिव टिश्यू होता है उनका, तो जो कनेक्टिव टिश्यू होता है उनका हमने पढ़ा था डिफरेंट तरह के होते हैं। ब्लड भी होता है, लिम्फ भी होता है, बोन भी होता है, कार्टिलेज भी होता है, लिगामेंट भी होता है, टेंडन भी होता है। तो जो हमारा डिपेंड करता, कार्टिलेज भी होता है, तो वो डिपेंड करता है मैट्रिक्स किसका बना हुआ है। तो कैल्शियम और फॉस्फोरस का मैट्रिक्स बना होता है बोन में। कितनी बोन होती है जरा बताओ सुबह उठने पर? विच ऑफ द फॉलोइंग वाइटामिन्स प्रिवेंट मेजर बर्थ डिफेक्ट्स ऑफ द ब्रेन एंड स्पाइन ऑफ अ न्यू बॉर्न बेबी। तो निम्नलिखित में से कौन सा वाइटामिन नवजात शिशु के मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी में प्रमुख रूप से दोषों को रोकता है? तो विटामिन ए, जो हमें स्प्राउट, जो अंकुरित चने होते हैं उसमें देखने, अंकुरित जो चीज़ें होती हैं उसमें देखने को मिलता है, ठीक है, स्प्राउट्स, विटामिन ए। हाँ 206 सही है, बिल्कुल 206 आपकी बोन्स होती हैं एडल्ट्स में, और 300 होती हैं किसमें? जो हमारे न्यूबॉर्न बेबीज़ होते हैं। चलो सर केडा के बाद से एक ऑर्डर में बता दीजिए, मतलब समझा नहीं मैं। कार्बोहाइड्रेट्स आर यूटिलाइज बाई द बॉडी, ह्यूमन बॉडी इन द फॉर्म ऑफ, तो कार्बोहाइड्रेट्स ग्लूकोज के फॉर्म में स्टोर होती है, अमीनो एसिड प्रोटीन, ठीक है, फैटी एसिड फैट्स। मोनोमर यूनिट ऑफ ग्लाइकोजन, तो मोनोमर यूनिट ऑफ ग्लाइकोजन क्या होती है आपकी? आपकी फ्रक्टोज होती है, ग्लूकोज होती है, गैलेक्टोज होती है, या फिर मनोज होती है? अच्छा उसकी बात आप कर रहे हो क्या? वो मतलब विटामिन के, ई, डी और ए बताया था, अच्छा वो कीड़ा की बात कर रहा हूँ। तो उसमें मतलब क्या चीज़, वैसे तो बफरिंग हुई थी मुझे पता है, लेकिन मैंने बता तो दिया था विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के बारे में, अगर फिर भी कुछ छूट गया तो बता दो। तो सही आंसर क्या हुआ भाई? ग्लाइकोजन मोनोमर यूनिट। यार मोनोमर यूनिट का मतलब क्या है? मैंने बताया नहीं था तुम्हें कि जो कार्बोहाइड्रेट है ग्लूकोज में टूटता है, ग्लूकोज जब मिल जाता है आपस में तो ग्लाइकोजन बनता है, तो यही स्टोर्ड फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट होता है हमारे बॉडी में। बार बार तुम्हें बताना पड़ता है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। आपके जितने भी क्वेश्चन तुम खुद करोगे। अच्छा एक दो और करवा देते हैं, 42 तक करवाएंगे क्वेश्चन, इसके आगे नहीं करवाएंगे, ठीक है, भूख लगी और की। विच विटामिन इज सिंथेसाइज इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इन आवर बॉडी, तो सनलाइट के प्रेजेंस में कौन सा विटामिन सिंथेसाइज होता है? तो मैंने आपको बताया था विटामिन जो डी होता है, जो हमें फिश ऑयल में भी देखने को मिलता है, ये हमारा सनलाइट में नहीं होता, ये हमारा बॉडी सिंथेसाइज करता है इसको। विच एसेंशियल अमीनो एसिड इज नेसेसरी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ आवर ब्रेन्स केमिकल मैसेंजर्स इंक्लूडिंग मेलाटोनिन, डोपामीन, नोरा एड्रेनलिन और, अच्छा नोरा एड्रेनलिन भी है थायरॉक्सिन। बताओ कौन सा सही आंसर होगा? और मेलाटोनिन जो है बताओ स्लीप साइकिल को रेगुलेट करता है, कौन सा ग्लैंड रिलीज करता है? तो ये एसेंशियल अमीनो एसिड्स, दो तरह के अमीनो एसिड्स बताए थे। अमीनो एसिड्स क्या होते हैं? 20 तरह के अमीनो एसिड से मिलकर हमारा प्रोटीन का एक यूनिट बनता है। दो तरह के होते हैं, एसेंशियल, नॉन एसेंशियल। एसेंशियल जिसको हमें कंज्यूम करना पड़ता है, नॉन एसेंशियल जो हमें कंज्यूम नहीं करना पड़ता, बॉडी खुद से बना लेती है, ठीक है। तो ल्यूसीन, फिनालानिन, या फिर आपका ट्रिप्टोफैन, या फिर आपका वेलाइन, कौन सा सही आंसर होगा? हाँ सबका सही है। जो मेलाटोनिन होता है, ठीक है, जो मेलाटोनिन होता है ये आपका पीनियल ग्लैंड रिलीज करता है। कौन सा ग्लैंड? पीनियल ग्लैंड रिलीज करता है, ठीक। तो इसका सही आंसर क्या होगा? एसेंशियल अमीनो एसिड। तो ल्यूसीन आपका एसेंशियल अमीनो एसिड तो होता है, लेकिन ये जो चीज़ पूछा है उसमें ज़रूरी नहीं होता है, ये फिलानीन इसका सही आंसर होगा, ठीक है, फिनाइलानीन, ऑप्शन नंबर बी। एक क्वेश्चन और करो जल्दी से, टोटल 43 करेंगे। तो प्रोटीन रिच फूड क्या होगा इसमें? वीट, लेमन, एग वाइट, या फिर बटर एंड चीज़? तो प्रोटीन रिच फूड की अगर बात करें तो एग वाइट होगा हमारा। जो एग यॉक होता है, जो कि येलो पार्ट होता है, जो येलो एंथोसाइनिन की वजह से होता है, एंथोसाइनिन, तो वो एक्चुअल में उसमें गुड कोलेस्ट्रॉल होता है। तो यहाँ पे सही आंसर होगा सी। फैट रिच फूड की अगर हम बात करें तो बटर एंड चीज़ होगा, जो हमें ज़्यादा कंज्यूम नहीं करना चाहिए। कार्बोहाइड्रेट रिच फूड की बात करेंगे तो वीट, और इसमें कौन सी शुगर होगी? एंड विटामिन बी, क्योंकि ये सिट्रस फ्रूट है ना। सी, डी, ए, बी, सी, ठीक है, और इसमें वीट में सीरियल है ना, तो माल्टोस होगी। विटामिन्स एंड मिनरल्स आर हेल्पफुल फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग, तो किस में हेल्प करते हैं? प्रॉपर ब्रीदिंग, स्वेटिंग, फैट स्टोरेज, या फिर कैरी आउट मेटाबॉलिक रिएक्शंस, तो मेटाबॉलिक रिएक्शंस आंसर होगा। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज एज पर द डाइटरी गाइडलाइंस रिकमेंडेड बाई द डॉक्टर्स, द आरडीए फॉर कोलेस्ट्रॉल intake in healthy
सॉरी, हेल्दी एडल्ट एंड चिल्ड्रन अबव 4 years ऑफ एज इज़ डैश मिलीग्राम पर डे। तो ज़रा बताइए कि क्या होगा सही आंसर। 300 मिलीग्राम पर डे, ऑप्शन नंबर डी। RDA का मतलब होता है रिकमेंडेटरी डाइटरी अलावेंस। कमेंट में बताइए कितनी कैलोरी, अगर हमने इकोनॉमिक्स में पढ़ा था, जो अलग कमिटी बनी थी उसने एक कैलोरी बेस्ड पॉवर्टी लाइन दी थी, तो कितने कैलोरी अगर कंज्यूम कोई करता है उतने एक, मतलब वो आप बताइए मुझे थ्रेशोल्ड, रूरल और अर्बन वाला। अब जितने क्वेश्चन आप खुद से करेंगे, ठीक है, आसान से हैं सारे, हो जाएंगे आराम से, ठीक है। चलिए, तो वो हम लोगों ने पढ़ा था, क्या मैंने क्वेश्चन पूछा यार, हाँ, तो वो होता है 2400 कैलोरी रूरल के लिए, क्योंकि ज़्यादा कैलोरी की इनटेक होती है बिकॉज फिजिकल वर्क ज़्यादा होता है, और 2100 कैलोरी होता है अर्बन के लिए, अर्बन में जो लोग रहते हैं शहरों में, ठीक है। बाकी ये क्वेरी नंबर है, ठीक है, जिसको अगर बैच वैच लेना हो तो एक क्वेरी नंबर पे मैसेज कर सकता है। बाकी एक और क्वेरी नंबर है, अगर इस पर ना हो, कॉलिंग फैसिलिटी भी आपको जल्दी मिल जाएगी 1-2 दिन के अंदर ही, तो आप कॉल वॉल करके भी डाउट पूछ सकते हैं, ठीक है। 9235798380। और जो करंट अफेयर का जो कोर्स है, ठीक है, वैसे तो अगर आप इस कोर्स में एनरोल होते हो तो करंट अफेयर के जो हैंड रिटन नोट्स हैं, PDF तो करंट अफेयर की परमार SSC टेलीग्राम पर डली जाती है, हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे। लेकिन अगर आपको मैगज़ीन वगैरह चाहिए तो अलग से फिर कोर्स है, क्योंकि यार उसमें जब मैगज़ीन देखोगे तो खुद ही पता चल जाएगा किस लेवल की मैगज़ीन है। एंड बाकी जो लोग बैच में हैं, तो वो जब करंट अफेयर का कोर्स में एनरोल करेंगे तो SSC कोड का यूज़ करेंगे टू गेट अ स्पेशल डिस्काउंट, ठीक है। करंट अफेयर के कोर्स में आपकी जो मंथली मैगज़ीन है, अभी 6 महीने का ऑप्शन नहीं है, मैं 6 महीने वाला भी ऑप्शन उसमें इनेबल करवा दूंगा, तो 6 महीने वाला ऑप्शन भी हो जाएगा उसमें। एंड मार्च महीने की मैगज़ीन डल चुकी है उसमें, ठीक है। चलिए, थैंक यू सभी को। बाकी मिलते हैं कल विद द लास्ट क्लास ऑफ बायोलॉजी, जिसमें कि हमारा मिसलेनियस टॉपिक होगा, दैट इज़ जो भी हमारी कुछ चीज़ें छोटी छोटी बच गई हैं, जैसे कि एक हमारा जेनेटिक वाला कंपोनेंट बच गया है, जिसमें एक हमारा टूथ दांतों वाला बच गया है, तो वो सारी चीज़ें जो हैं कल आखिरी जो लेक्चर होगा उसमें देखेंगे, ठीक है। मेडिवल हिस्ट्री थ्योरी बेस्ड वन शॉट भी ला दो सर प्लीज़। सूरज भारद्वाज जी, और अभी तो नहीं आएगा, अब वो CGL से पहले आएगा, CGL के लिए, ठीक है। अभी तो आपको उसी से काम चलाना पड़ेगा। सर अब क्या ब्रह्मचारी हो आप? हाँ हैं भाई ब्रह्मचारी, बिल्कुल। बताओ, टिप्स चाहिए कुछ? कंप्यूटर का, वो कंप्यूटर करवाओगे ना? कंप्यूटर तो नहीं होगा यार, ठीक है, कंप्यूटर तो नहीं होगा। कंप्यूटर का मैंने बोला भी नहीं था ना, बैच मैंने शुरू करने से पहले ही बोल दिया था भाई कंप्यूटर नहीं है इस बैच में। GK है सारा, साइंस है सारा कुछ, करंट अफेयर है सारा कुछ। सर आपकी वजह से मॉक टेस्ट में GK में 35 आने लगे, पर मैथ एंड इंग्लिश का मोए मोए हो गया। अच्छा, मैगज़ीन के पीछे क्या है? मैगज़ीन के पीछे मैगज़ीन के पीछे तो आपको देखने को मिलेगा सर, जब आप मैगज़ीन देखोगे तभी। मूड अच्छा है नहीं यार, मूड अच्छा बनाना पड़ता है। तुम्हें पता नहीं कितने प्रेशर से मैं गुज़र रहा हूँ कि अभी मैं शेयर करूँगा। जो लोग बैच में हैं उन लोगों के साथ मैं वार्तालाप करता हूँ, ठीक है, पता होगा बैच वालों को। तो अगली वार्तालाप हमारी मोस्ट प्रोबेबली शायद अगले संडे को। वैसे अगले संडे को तो यार CPO की वन शॉट लगी हुई है पॉलिटी की, देखते हैं, नहीं तो सैटरडे को करेंगे, एक वार्तालाप जल्दी होगी। चलो भाई, थैंक यू सभी को। लंबा है कोर्स, लंबा है कोर्स, लंबा नहीं है बेटा, बहुत छोटा है कोर्स। हाँ, थैंक यू शिवा। बैक पेन कैसी है? तो बैक पेन यार ठीक है थोड़ी बहुत, तो अभी कल क्लास नहीं हुई थी ना, थोड़ा सा बेटर है अभी। 18 नंबर क्वेश्चन, 18 नंबर में क्या कुछ डाउट है क्या? कहाँ पे हम लोग? 40 सही है, ये कौन सा है? 21 है, तो 18।
क्या दिक्कत है इसमें, क्या दिक्कत क्या है अभी इसमें? मैंने आपको बताया था अमाइलोप्लास्ट कार्बोहाइड्रेट और स्टार्च को स्टोर करने का काम होता है। ऑयल्स एंड फैट्स, ऑयल एंड जो फैट्स होते हैं उसका स्टोर करने का काम इलाइयोप्लास्ट का होता है, ठीक है, जो यहाँ पे लिखा हुआ है। और एल्यूरो का होता है आपका प्रोटीन का, सिंपल, ठीक है। थैंक यू सभी को, मिलते हैं कल आखिरी क्लास के साथ एंड फिर हमारा चालू होगा अगला टॉपिक। थैंक यू।